पहले तो ये रीजन जानना चाहता हूँ कि वो लोग दुबई में शिफ्ट क्यों हो रहे हैं। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्रिप्टो में अभी हमने रिसेंट ईयर्स में देखा बहुत सारे स्कैम हुए हैं इंडिया के अंदर, तो ये स्कैम से कैसे बचा जाए। आई बॉट अ टोकन इस इन्फ्लुएंसर को देख के मैंने वहाँ पे 25 लाख रुपए लगा दिए थे। 25 लाख रुपए तो गए, वो बात अलग है। मैं एक साल तक उस टोकन को होल्ड करके रहा। अगर वो 25 लाख का मैं लॉस भी वन बुक कर देता। परफेक्ट मेंटोर कहाँ से मिलेगा, और अगर मुझे राइट गाइडेंस चाहिए करेंसी के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, तो कहाँ से मिलेगी। आपको पता है अमेजोन पैसा कैसे कमाता है? हाउ अमेजोन इज मेकिंग मनी, यू नो। हम जो उससे ऑर्डर करते हैं ना, वो वहां से पैसा कमाता ही नहीं है। अमेजोन पैसा कमाता है। अगर आज वॉरेन बफेट अपना सारा का सारा स्टॉक बेचने पे आया ना, वो 5 दिन तक तो बेच ही नहीं पाएगा। हर एक स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाएगा और उसकी जो आज की वैल्यू है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास लाख 2 लाख 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, या समझो 10,000 रुपया भी पड़ा हुआ है, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ कि भाई ये अच्छा है या ये अच्छा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि इंडिया में कोई ऐसा लॉ ही नहीं है कि आपको पता चले कि ये पेड टोकन है कि नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि चाइनीज इन्वेस्टर्स लिटरली किसी भी मार्केट को हिला सकते हैं। पोर्टफोलियो में आपके पास 9 करोड़ रुपीस है क्रिप्टो में। कितना इन्वेस्ट किया था, कितने टाइम पहले किया था, और क्या स्ट्रेटेजीज आपने अप्लाई की जिससे ये अमाउंट बन पाया। So if you genuinely want to invest and make money with this market, आपको आपका टोकन अगर 2x हो रहा है तो आपको प्रिंसिपल लिस्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट में चीजें ना बहुत ही फास्ट वर्क करती है। इंडिया में क्रिप्टो में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इंडिया के अंदर रह करके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा कमाना है, तो आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने डिलीवरी बॉय के काम से स्टार्ट किया है और आज उनका क्रिप्टो का पोर्टफोलियो 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जी हाँ, उन्होंने इतने स्क्रैच से चालू करके इतना एक्सपांड किया है जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो आज हम उन्हीं के पास सीखने वाले हैं कि क्रिप्टो क्या होता है, राइट फ्रॉम द बेसिक, क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करना है, और कौन से ऐसे स्टॉक्स है, कौन से ऐसे कॉइन है जहां पर आप इन्वेस्ट करके 2025 में अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम जीत शाह। जीत भाई, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी चीजें सीखने मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं क्रिप्टो के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे कियोस्क चल रहे मन में कि यार ये इन्वेस्ट कर लो, वहां इन्वेस्ट कर लो, वो कॉइन खरीद लो, वो कॉइन खरीद लो, लेकिन कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो आज हमारे पॉडकास्ट से मेरा यही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि हम एक राइट गाइडेंस लोगों को दे पाए कि क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और करना चाहिए भी कि नहीं। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ये पॉडकास्ट को एंड तक देखते हो तो आपको 5 ऐसे कॉइन्स का नाम बताएंगे जिसे आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा सिर्फ 1 साल के अंदर। तो ये पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। तो दुबई की अगर मैं बात करूं तो आज मैं कितने सारे लोगों को ऐसे जानता हूं जो शायद लाइक यू नो वो क्रिप्टो में डील करते हैं या तो फाइनेंस सेक्टर से रहते हैं, भले वो कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड हो। अभी धीरे धीरे वो लोग दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं तो पहले तो ये रीजन जानना चाहता हूँ कि वो लोग दुबई में शिफ्ट क्यों हो रहे हैं। मतलब क्या इंडियन टैक्सेशन का इतना प्रेशर है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, या तो कुछ और रीजन है। करेक्ट, दोनों प्रॉब्लम है। सिर्फ अगर टैक्स होता ना तो कोई दुबई में शिफ्ट नहीं होता। आई टेल यू, हमें लगता है इंडिया में टैक्स ज़्यादा है, लेकिन इंडिया से ज़्यादा टैक्स है यूएसए में, जर्मनी में, कनाडा में। इंडिया में लोग कैपिटल गेन टैक्स जो हमारा है वो है 10 से 12% आसपास, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कनाडा में वो आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव टू डबल चेक, 50% आसपास है। ओह। इतना ज़्यादा है। इवन अगर आप यूएसए में चेक करो, बाकी कंट्रीज में चेक करो, तो टैक्सेस तो बहुत ज़्यादा है। बट वहाँ पे लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो इनोवेशन होता है उसको किल कभी नहीं किया जाता। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी तो टेक्नोलॉजी रेगुलेट नहीं है। तो मेरा कभी इंसिडेंट हुआ था, तो एक्चुअली मैं किसी से बात कर रहा था, कोई कमिश्नर से, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि जीत, तेरे साथ ऐसा कुछ ये तू क्या कर रहा है? स्कैम कर रहा है। मैंने कहा स्कैम तो मैं कभी नहीं करता, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। चेहरा लेके लोगों के सामने बैठा हूँ, यूट्यूब पे चीज़ें कर रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला कि देख, क्रिप्टो स्कैम होता है। क्रिप्टो स्कैम नहीं होता, क्रिप्टो में लोग स्कैम करते हैं। क्रिप्टो स्कैम कैसे हुआ? उन्होंने मुझे बोला कि देखिए, हमें समझ नहीं आता, तू बता कि तूने क्या स्कैम किया? मैंने कहा आप मेरे लॉयर से एक बार बात कर लो, आपको समझाएँगे पूरा। और उनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी। तो मेरे लॉयर ने जब उनको बताया तो उनको समझ आया, हमने उसको प्रूफ भेजे सारे के सारे। तो उन्होंने बोला हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है करके उन्होंने जाने दिया फिर। तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में एक तो लोगों को टेक्नोलॉजी पता नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। जितने भी बड़े-बड़ी चीज़ें हुई है ब्लॉकचेन में, वो सारी की सारी इंडियन ने ही की है। आज सबसे बड़ी ब्लॉकचेन जो है, जो कि लेयर 1 का टॉप 5 में वाला प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत बड़ा था, वो है सोलाना। सोलाना का एक को-फाउंडर इंडियन है।
मैटिक जो टॉप 10 में आता था लास्ट बुल मार्केट में, लास्ट बुल मार्केट में 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर मैटिक 150x हुआ था, 150 गुना बढ़ा था। उसका फाउंडर इंडियन है। इंडिया का जो लार्जेस्ट एक्सचेंज था वजीरेक्स, जिसका अभी प्रॉब्लम हो गया, वो भी इंडियन फाउंडर है। प्रॉब्लम ये है कि सब इंडिया से दुबई चले गए हैं। इनोवेशन सारे इंडिया में पहले भी हुए थे, आज भी होते हैं और फ्यूचर में भी होंगे। बट जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड होगा ना, तो इंडियन लोग रुकेंगे नहीं कि बंदा क्या-क्या देखेगा। मैं करेक्ट। आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्रिप्टो में कुछ भी काम करता, मुझे हर एक पर्सन को रिप्लाई करना पड़ता हर जगह पे। क्रिप्टो करता है तो भाई क्या करता है, कैसे करता है? मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ, मैं पूरा टैक्स पे करता था जब इंडिया में था, अब तो मैं दुबई में हूँ तो सारी चीज़ें मैं प्रॉपर करता था। फिर भी अगर मैं क्रिप्टो यहाँ करता, आई हैव टू आंसर एवरीवन कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। दुबई में ये चीज़ बहुत ही कॉमन है। मैं दुबई में आज प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकता हूँ क्रिप्टो से। आई कैन बाय कार्स विद क्रिप्टो। मैं ह हेयर कट करवा सकता हूँ क्रिप्टो से। सो इतना ओपन है और इवन दुबई खुद का टावर बना रहा है, क्रिप्टो टावर। सो इट्स लाइक फ्रंट रन कर रहे हैं वो इस टेक्नोलॉजी को। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब दुबई ने ये सारी चीज़ें अर्ली अडेप्ट कर ली है और वो आज कॉमन लोगों तक पहुंच चुका है। एब्सोल्युटली। कहीं ना कहीं इसमें ये भी है ना कि इंडिया में मेरे ख्याल से रेगुलेशन करना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन हो हम उसे रेगुलेट कंट्रोल करें। करें, करेक्ट। रेगुलेटरी। और मेरे ख्याल से वो रेगुलेटरी बोर्ड नहीं है, इसी के वजह से वो लोग क्रिप्टो को अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एब्सोल्युटली। मुझे लग रहा है धीरे धीरे अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर आएगी, ज़रूर आएगी। आएगी। दूसरा ना, रेगुलेशंस में एक और प्रॉब्लम है। देखो, क्या होता है कि जैसे मान लो आज मेरे पास कुछ पैसा है, ठीक है? अब मैं अगर एक बड़ी ट्रांज़ैक्शन करता हूँ ना, तो मुझे अगेन हर एक पर्सन को जवाब देना है। जैसे मान लो मैं एक बड़ी ट्रांज़ैक्शन करता हूँ 100 करोड़ रुपए की मेरे अकाउंट से, फॉर एग्ज़ाम्पल। हर एक पर्सन आपको क्वेश्चन पूछेगा पहले कि आपकी क्वेश्चन आएगा बैंक से कि हाँ भाई, इतनी बड़ी ट्रांज़ैक्शन कहाँ की? तुम कोई डायरेक्ट फंडिंग तो नहीं कर रहे, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें सीए को बताना पड़ेगा, मैसेज शो करेंगे। फिर तुम्हारा वहाँ पे आईटीआर में गलती निकलेगी कि भाई ये तूने कैसे किया था, क्या था उसका सीन? वो हर एक चीज़ का प्रॉब्लम है। अब क्या होता है, जब आप एक लेवल पे पैसा कमाते हो ना, तो आपको एक चाहिए कि भाई मेरे पास मेरी चीज़ें रहो। मेरे पास खुद की चीज़ों का भी कंट्रोल नहीं है। अभी एक बीच में मैं डेटा पढ़ रहा था। एक कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर था, कोई फुटबॉलर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसने एक जूते का प्रमोशन किया था और उसका कोई क्रिप्टो का टोकन कुछ था। तो ऐसा कुछ उसने किया था और उसके सारे अकाउंट्स ब्लॉक हो गए। मतलब उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स ब्लॉक हो गए, उसकी कंपनी के अकाउंट्स और सारे के सारे। कोई रीज़न नहीं था, कुछ उसका लॉसूट वगैरह हुआ उसके कारण। अब सोचो उसका खुद का पैसा, वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा और उसकी कोई गलती नहीं थी। इंडिया में आज किसी का अकाउंट अगर ब्लॉक होता है, उसकी गलती 100% ना हो, वो पता है, उसको पता है, बैंक के एम्प्लॉयी को भी पता है, लेकिन फिर भी आपका 1-2 महीना ऐसे ही पैसा पड़ा रहेगा, फँसा रहेगा। मेरा खुद का फँसा है ऐसा पैसा। इवन ट्रांज़ैक्शन में कोई वर्ड भी नहीं था क्रिप्टो का, कुछ भी नहीं था, ट्रांज़ैक्शन क्रिप्टो का था भी नहीं, फिर भी। तो इसीलिए ना एक कॉन्सेप्ट था इल्यूमिनाटी इन क्रिप्टो, वो भी इसीलिए बना। इन्होंने क्या किया, इनको समझ आया कि यार जब तक किसी भी एसेट पे, किसी भी चीज़ों पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है, कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी है, तब तक वो पैसा हमारा नहीं है। इट्स लाइक लोन। जैसे हम अगर ऐसा बोले कि भाई मैं एक लोन पे घर ले रहा हूँ, तो घर तुम्हारा नहीं है, घर तो बैंक का है। तुम बैंक के वहाँ पे किराएदार हो। वैसे ही यहाँ पे होता है। जो पैसा आपके बैंक में पड़ा है, वो बैंक का पैसा आपका नहीं है। वो पैसा बैंक का है। आप उस पैसे को तब यूज़ कर पाओगे जब बैंक की इच्छा होगी। अगर कल कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, बैंक आपको फंड को फ्रीज़ कर देगा, आप धक्के खाते फिर जाओगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बना इल्यूमिनाटी का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे 5-7 लोग थे जो बिलियनियर्स थे। इन लोगों ने समझा कि देखो यार, अगर हमारा पैसा कहीं पे फँसा, तो हमें कोई रिप्लाई नहीं करने वाला। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा फाइनेंस मार्केट को सिर्फ़ बिटकॉइन से कंट्रोल करते हैं। उनका सारा पैसा ऑन चेन पे होता है। बिटकॉइन कोई कैसे वो करेगा, ब्लॉक कैसे करेगा? पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग या क्या करते हैं कि जितने भी बिटकॉइन के ट्रांज़ैक्शन बड़े-बड़े होते हैं, उससे कंट्रोल ये करते हैं। तो मैं ना ऐसा मानता हूँ कि अगर अपने व्हील्स के वॉलेट को ट्रैक करना लाइक समझ लिए ना कैसे ट्रैक किया जाता है, तो आप बोलते हैं ना कि किसी मार्केट में अर्ली रहते हो तो बड़ा पैसा बनता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको रिलायंस ₹1 में मिल रहा होता, तो आपने कितना पैसा कमाया होता? आज ऐसा मोमेंटम है इंडिया में। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो मार्केट में। अगर आप समझो ना कि व्हेल्स कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यू कैन क्रिएट मैसिव वेल्थ। सो ट्रू, सो ट्रू। आपने ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताई कि पावर पूरा हमारे हाथ में होना चाहिए, वो असेट हमारा होना चाहिए, क्योंकि किसी और ने अगर जैसे बैंक के पास है या प्रॉपर्टी किसी और के बैंक के नाम पे है तो मेरा नहीं है। हाँ। लेकिन कहीं न कहीं अगर ये कंट्रोल छोड़ देंगे तो इसका हुँ, मिसयूज़ भी तो होगा। बहुत ज़्यादा। आज कितने सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि जो टेरर को फंडिंग करते हैं वो सारी की क्रिप्टो सारी के थ्रू क्रिप्टो ही में होती होती है। है। 100% क्रिप्टो में होती है। तो ये अगर हम क्रिप्टो को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो हम ये सारी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे प्रमोट सकते करते हैं। हैं, ऐसा नहीं हो सकता? करेक्ट। अब इसमें ना 2 पर्सपेक्टिव है। नंबर 1, लोगों को लगता है बिटकॉइन बैंक को रिप्लेस करने आया है।
बट बिटकॉइन बैंक को रिप्लेस करने नहीं आया। बिटकॉइन का काम है बैंकिंग सिस्टम को बेटर करना और एटलीस्ट आपके हाथ में थोड़ी अथॉरिटी देना। मैं इसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। आज भगवान ना करे हिंदुस्तान में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इंडिया हमारा देश में गवर्नमेंट कुछ हिल जाए या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए कि पूरी इकोनॉमी खराब हो जाए और लोग कहते हैं ऐसा कभी हो नहीं सकता, बट ऐसा हुआ है। अब देखो तो पाकिस्तान में हुआ है, वेनेजुएला में हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज में ये चीज़ें पहले भी हो चुकी है। मान लो आज भगवान ना करे इंडिया में ऐसा हुआ, स्टॉक मार्केट आपका डाउन हो जाएगा पूरा क्योंकि सारी कंपनी वर्क नहीं कर रही होगी। क्रिप्टो मार्केट शायद चले ना चले, नो वन नोज़। बॉन्ड का मार्केट डाउन हो जाएगा, गोल्ड का मार्केट चलेगा, जो ओवरऑल मार्केट है वो सारी चलेगी। आपकी इंडिया में बैंक आपको जवाब नहीं देगी, बैंक आपका पैसा फँसा देगी। क्या चीज़ है जिसकी भाव बढ़ेगा उस टाइम पे? सिर्फ़ 3 चीज़, गोल्ड, रियल एस्टेट और आपका बिटकॉइन। ये 3 चीज़ ऐसी है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, जिसका सप्लाई या तो बहुत ही स्लोली आता है या फिर एटलीस्ट कोई कंट्रोल करता है या फिर लिमिटेड है। 3 में से एक चीज़। गोल्ड की बात करें तो सारा का सारा कंट्रोल होता है पूरा वर्ल्ड वाइड कोई गवर्नमेंट के थ्रू। आज सोचो आपके पास इतना सारा गोल्ड पड़ा है और आपका देश बंद हो जाए, आपको देश छोड़ के निकलना पड़े अपनी जान बचाने के लिए, तो गोल्ड कैसे ले जाओगे? अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, वो पैसा आपका ज़ीरो हो जाएगा। कोई आपको गवर्नमेंट देगा ही नहीं पैसा वापस। करेक्ट। तो गोल्ड के कितने 100 किलो कैसे लेके जाओगे गोल्ड आप? आप किसी देश में लेके नहीं जा सकते। आपकी प्रॉपर्टी अगर आपके पास पावर है, अगर आप कोई पॉलिटिशियन के साथ हो, तो आपकी प्रॉपर्टी शायद बिक जाएगी। बाकी आपकी प्रॉपर्टी में हमले हो जाएँगे, जो लोगों के पास पैसा नहीं है वो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेंगे। देयर इज़ जस्ट वन थिंग जो कि किसी भी कंट्री में, किसी की जगह पे हाथ में लेके आप चल सकते हो, वो है बिटकॉइन। आपने पेन ड्राइव में बिटकॉइन डाला, जेब में रख दिया, एयरपोर्ट से निकल गए, दूसरे कंट्री में गए, बिटकॉइन विथड्रॉ किया एंड यू कैन एक्सेस योर मनी। और बिटकॉइन स्टार्टिंग में जब आया था ना, वो उसका यूज़ था मेन टेक्नोलॉजी को बेटर करना, ना कि रिप्लेस करना। और इसके ऊपर ना काम हुआ है, डीफाई सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो डीफाई का नाम होता है डिसेंट्रलाइज़ फाइनेंस। तो मैं इसका एक सिंपल सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो आपने आज बैंक में एफडी रखी, आपने 1 लाख रुपए एफडी में रखे, आपको कितने रिटर्न मिलता है लगभग? एफडी का 6%, 6%, 7% मैक्स टू 6.5%, मैक्स। राइट? और अगर आप कोई पर्सनल लोन लेने जाओ बैंक में, तो आपको कितना परसेंट रिटर्न पे पर्सनल लोन मिलेगा? 10%, 11-12%। और अगर ये बहुत ऊपर लोन जाती है अगर अगर तो वो 20-20% तक लोन पे जाता है। हम 12% पकड़ के चलते हैं। पैसा आपने डाला 6%, लिया 12%, 6% का फ़र्क क्यों? वो कॉस्ट कहाँ जा रहा है? क्योंकि बैंक का जो एक एम्प्लॉयी भी वहाँ पे जो वर्क कर रहा है, वो भी एक कोड ही तो लिख रहा है। अगर वो कोड आप बैंक की एफडी आज के टाइम पे अपने अकाउंट से कर सकते हो। आज मैं अगर मेरा अकाउंट ओपन करता हूँ एचडीएफसी का, आई जस्ट पुट सम डेट और मेरी एफडी अपने आप बन जाएगी। तो भी 6% क्यों? 6% इज़ ह्यूज अमाउंट। आपका 1 साल का पूरा अमाउंट है। करेक्ट। तो इसका सारा प्रॉफिट बना रही है बैंक्स। तो इसका एक इन्होंने डिसेंट्रलाइज़्ड फॉर्म निकाला कि पूरा का पूरा फाइनेंस हम कोड पे बना सकते हैं। बिकॉज़ पीपल लाई, कोड डोंट। कोड झूठ नहीं बोलते। तो मान लो इन्होंने ऐसे कोड लिखा कि आपको उस एप्लीकेशन पे जाना है, आपको डालना है भाई मेरे पास 10 बिटकॉइन है। मैं उस 10 बिटकॉइन को या फिर 10 यूएस डॉलर को या फिर 10 व्हाटएवर द करेंसी विल बी, उसको मैं किसी को लेंड करना चाहता हूँ। तो कोई पर्सन वहाँ पे आएगा, वो उसको बोरो कर सकता है और अगर आपको 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सामने वाले पर्सन आपको 11 साढ़े 11% देगा और जो एक कोड वाला पर्सन है, जिसने कोड करके मेहनत की है, वो सिर्फ 0.05% और उससे भी लेस अमाउंट चार्ज करेगा। तो आपका पूरा पैसा कितना बच गया? और उसका मैं आपको एक मैथ बताऊँगा ना, आपको आइडिया आएगा, इट्स लाइक ह्यूज, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सोचो आपने 1 लाख रुपए अगर 20 साल के लिए रखे 6% पे, अगर वो 6 की जगह आपका अगर 12% हो गया, तो जो कंपाउंडिंग होगी ना, आप 20 साल में उतना पैसा नहीं बनाओगे जितना आप 6 साल में बनाओगे। आपकी ज़िंदगी के 14 साल बचे हैं। करेक्ट, करेक्ट, ऐसे एक करेक्ट। कॉन्सेप्ट था डीफाई का और वहाँ से फाइनेंस मार्केट को एक पूरा का पूरा उन्होंने अलग डायरेक्शन में ले लिया। अभी अगेन इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर इसको बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है एक अच्छा फेस बन सकता है इस मार्केट में। सही है, सही है, हुँ। सही है। अगर इतनी सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर इंडिया क्यों इसे अडॉप्ट नहीं कर रहा है? तो उसको समझने के लिए सबसे पहले बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी समझते हैं कि बिटकॉइन बना क्यों और गवर्नमेंट को ये क्यों नहीं पसंद है, दोनों चीज़ समझते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 2008-9 में जब हमारा 2008 में लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था, उस टाइम पे सतोशी नाकामोटो जो कि एक इंडिविजुअल है या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, किसी को नहीं पता अभी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क है। सो उसके बारे में भी लोगों को नहीं पता। हाँ, बट अगर आप समझो, तो जिसने भी ये बनाया वो उस टाइम पे इतना स्मार्ट था कि उसने एक चीज़ नोटिस करी 2008-9 में कि
आपका जो भी पैसा है, जैसे कि आईएनआर, गवर्नमेंट के पास वो चीज़ है कि वो अनलिमिटेड प्रिंट कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी उतना प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं इसका एक डेटा पढ़ रहा था, मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपए है, आप पूरा टैक्स पे करते हो, आप जीएसटी पे करते हो, आप टैक्सेस पे करते हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग, लाइक सब कुछ सॉर्टेड करते हो आप। फिर भी आप कितना परसेंट लूज़ करते हो उसका एक कैलकुलेशन करते हैं। चलो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया? इंडिया का इन्फ्लेशन लगभग कितना है हमारा? 6-7% के 6-7%। ये हमें गवर्नमेंट कहती है। लेकिन व्हाट इज़ द रियल इन्फ्लेशन इन इंडिया? अगर आप देखो तो, अगर 6% होता, तो आप एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपका स्टूडियो का खर्चा आज से अगर 12 साल पहले 50,000 होता, तो आज आपका खर्चा लाख रुपए होना चाहिए, अगर इन्फ्लेशन आपका 6% होता तो। एक सिंपल मैथ है, 72 डिवाइड बाय आप इन्फ्लेशन रेट कर दो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना साल आपको आगे जाना है। अगर आप एक आम इंडिविजुअल को पूछो, आप जो लोग इसको देख रहे हैं, मुझे चैट में बताना कि आपका आज से 6 साल पहले खर्चा कितना था और आज कितना है? आपका 6 साल के अंदर खर्चा दुगुना हो गया होगा। यस, आप अपने फैमिली को पूछो, अपनी वाइफ को ज़्यादा आइडिया होगा, जो घर चलाते हैं उनको, या फिर जो घर पे सैलरी देते हैं उनको पता होगा। तो इंडिया का रियल इन्फ्लेशन 10% है, प्लस हमारी इकोनॉमी में हमारा आईएनआर यूएस डॉलर के हिसाब से भी गिरता रहता है कंटिन्यूअसली, 4% गिरता है हर साल, 4%, इट्स अ ह्यूज, राइट? अब उसका सॉल्यूशन है बिटकॉइन, क्योंकि एक बिटकॉइन ऐसी चीज़ है जिसमें सप्लाई लिमिटेड है। तो उस टाइम पे सतोशी नाकामोटो ने ये सोचा होगा कि देखो कुछ ऐसा बनाएँ, जिसकी सप्लाई लिमिटेड हो, तो उसकी प्राइस बढ़ सके, या फिर लोग उसको होल्ड करना पसंद करें। हुँ, बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी है जो हर बार इम्प्रूव हो सकती है। तो उस टाइम पे उसने निकाला। अब स्टार्टिंग में हर एक चीज़ का यूज़ हमेशा क्रिमिनल्स ही करते हैं। क्रिमिनल्स, अगर बोलते हैं ना कि यार, लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग इंटेलिजेंट इंडिया में पैदा होते हैं। मैं कहता हूँ सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं क्रिमिनल्स। जब टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते हैं ना, तो वो कोई सोच भी नहीं सकता। टेक्नोलॉजी उसके बाद हम लोग बनाते हैं। सो उन्होंने पहले यूज़ करना चालू किया बिटकॉइन का ट्रांज़ैक्शंस के थ्रू। फिर इनको समझ आया कि ये डिसेंट्रलाइज़ इतना बेटर कॉन्सेप्ट है कि इसका यूज़ हर एक पर्सन कर सकता है। और जैसे-जैसे समझ आई यूएसए को, आपको पता है यूएसए की गवर्नमेंट बिटकॉइन ओन करती है। हुँ, यूएसए की ट्रेज़री में आज के टाइम पे 2 लाख बिटकॉइन है, गवर्नमेंट के पास। इंडिविजुअल्स छोड़ दो, एचएनएस छोड़ दो, बड़े इन्वेस्टर्स छोड़ दो, गवर्नमेंट के पास। ये यूएसए को समझ आने लगी कि यार देखो, अगर मार्केट में हमें सस्टेन करना है ना, तो यूएस डॉलर या आईएनआर का तोड़ है। कितना प्रिंट कर लोगे यार? सही है। कुछ हद के बाद तो इन्फ्लेशन रॉकेट हो जाएगा। आपको फिर वो बोलते हैं ना, ब्रेड लेने के लिए आपको सीधा पैकेट लेके जाना पड़ेगा कि इस तरह से हम ब्रेड बाय करते हैं। हाँ, सो दैट्स व्हाई इन्होंने बिटकॉइन को अडॉप्ट करना चालू किया गवर्नमेंट ने पहले, कि यार हमें बाय करना पड़ेगा। ये कि ना एक हेज हो सकता है। और बेटर वर्ड है बिटकॉइन का डिजिटल गोल्ड। जो लोग कहते हैं ना, हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, आई रिकमेंड आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, अगर आप लॉन्ग टर्म करते हो तो। आप मुझे एक रीज़न बताओ, गोल्ड बेटर है बिटकॉइन से? जस्ट टेल मी वन रीज़न। देयर आर नो रीज़न कि गोल्ड बेटर है बिटकॉइन से। खाली इतना है कि वो गोल्ड हमें फिज़िकली हाथ में दिखता है। दिखता है। और हर चीज़ की वैल्यू बनती है लोगों से। गोल्ड एक पत्थर है, जो हमें ज़मीन में से मिलता है। लोग इसको लोहा बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, आप कुछ भी बोलो, ये एंड ऑफ द डे एक पत्थर ही है। करेक्ट, गोल्ड की वैल्यू क्यों बनी? जब 10 लोगों ने गोल्ड को देखा, सबको लगा ये चमकीला पदार्थ है, कुछ चमकीला तत्व है, चमकीला पत्थर है। लोगों को लगा कि भाई ये वैल्यू बढ़ सकती है इसकी, लोगों ने उसको रखा। आपने और मैंने अगर ऐसा माना है कि ये गोल्ड है, तभी तो ये गोल्ड है। हुँ, गवर्नमेंट ने तो बाद में गोल्ड बाय किया। सोचो, जब ने स्टार्टिंग में जब गोल्ड मिला था, किसको पता था इसकी वैल्यू ऐसे बढ़ने वाली है? एवरीथिंग इज़ लाइक, इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। तो इसीलिए मीम कॉइन्स भी बने। मीम कॉइन्स के बारे में अगर हम बात करें हुँ, तो, हुँ, 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 मीम हुँ, कॉइन्स भी हुँ। ऐसे बने हैं। तो जैसे डोज मीम कॉइन है, उसका यूज़ क्या? उसका कुछ यूज़ नहीं है। आपको पता है डोज की जो मार्केट कैप, वो एक बैंक से बड़ी है। ओह! जो बैंक चलती है उससे ज़्यादा लेवल का, उससे ज़्यादा वैल्यूएशन वाला डोज कॉइन है। उसका रीज़न ये है कि हर एक एसेट, हर एक कमोडिटी, हर एक नई चीज़ एक इंसान बनाता है। ग्रुप ऑफ पीपल बनाते हैं जो उसको मानते हैं, जो फिर आगे जाके लोग भी मानेंगे। करेक्ट, करेक्ट। जैसे ये डॉजकॉइन की बात करें तो डोज कॉइन की बात करी किसी थी। ने बनाया और फिर इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर पे डाल दिया और लोग उसे बाय धड़ाधड़ करना बाय चालू करने कर दिया। लगे। सेम गोज़ विथ गोल्ड, सेम गोज़ विथ सिल्वर, सेम गोज़ विथ डायमंड। डायमंड जब मिला, उसका फंडामेंटल्स क्या है बताओ? व्हाट इज़ द फंडामेंटल ऑफ डायमंड? आप डायमंड की अगर रिंग पहनते हो, तो आप लोहे की भी तो रिंग बना के पहन सकते हो। तो लोहे की वैल्यू क्यों नहीं, डायमंड की वैल्यू क्यों है? रीज़न ये है कि हम सब लोग मानते हैं कि डायमंड की वैल्यू बढ़ेगी, दैट इज़ द ओनली रीज़न, करेक्ट, करेक्ट, राइट? करेक्ट। तो कमोडिटी भी ऐसे बनी थी, हर एक मार्केट की। बिटकॉइन भी ऐसा बना, लेकिन बिटकॉइन जेन्युइन लोग यूज़ कर सकते हैं। आप आज ट्रांज़ैक्शन के लिए बिटकॉइन यूज़ कर सकते हो, और इट्स अ बेस्ट वे टू ट्रांज़ैक्ट योर मनी। एंड आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। आप आज फॉरेन गए,
आपके कोई सगे फॉरेन गए हैं और यूएसए, कनाडा, जर्मनी में बहुत सारी चोरीज़ वगैरह होती रहती है। वहाँ पे हो गए, भगवान ना करे उनका वॉलेट चोरी हो गया। अब उनके पास कोई कार्ड नहीं बचा। अब उनका एक इंडियन बैंक अकाउंट है, वो घूमने गए थे और भगवान ना करे उनको मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जो कि आती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताओ कैसे आप उनको फंड भेजोगे? टेल मी वन रीज़न जिससे फंड भेज सकते हैं। आप बोलोगे मैं उसको बैंक ट्रांसफ़र करूँगा। बैंक ट्रांसफ़र होते-होते आपके पास 3 दिन लग जाएँगे, खत्म हो जाएगा जो भी आपके है वो। दूसरी बात, बैंक ट्रांसफ़र भी तब होगा जब उसके पास वहाँ की बैंक का अकाउंट है। आपने अगर कोटक से ट्रांसफ़र किया फंड वहाँ पे तो उसके पास कोटक का अकाउंट कोटक ही है नहीं ही है, नहीं। तो कैसे करेगा? सो देयर इज़ ओनली वन वे टू ट्रांज़ैक्ट योर मनी जो है बिटकॉइन की तरफ से। सोचो आपने उनको पैसे ट्रांसफ़र किया और ये अगर घटना हुई है फ्राइडे को, सैटरडे संडे बैंक बंद है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं अगर मेरी मदर को ऐसा होता है और मैं उनको फंड ट्रांसफ़र करता हूँ बिटकॉइन, बिटकॉइन 5 मिनट के अंदर आप रिडीम कर सकते हो। 5 मिनट के अंदर वो जाएँगे किसी आपको पता है यूएस में तो बिटकॉइन के एटीएम्स है। अच्छा। यस, यूएसए में आप बिटकॉइन से यूएस डॉलर बाय कर सकते हो। बिटकॉइन के एटीएम से जहाँ पे आप अपने कार्ड के थ्रू या फिर अपने एप्लीकेशन के थ्रू इस कोड को स्कैन करो, उस पे बिटकॉइन भेजो और आपको वहाँ से यूएस डॉलर निकलेंगे। सो इसके कारण आज मैं उनको भेजूँगा, वो 2 मिनट के अंदर विथड्रॉ कर लेंगे और उसका यूज़ कर सकते हैं। अमेज़िंग, सो अमेज़िंग। ये एक टेक्नोलॉजी जो है ना वो किसी भी जगह पे नहीं है। थोड़ा-सा ये डेफिनिटली। टेक्नोलॉजी को जानना चाहूँगा मैं क्योंकि अभी आपने बीच में बताया कि आप पेन ड्राइव में भी लेके घूम सकते हो, करेक्ट। या तो आपने बताया कि चलो मुझे किसी भी दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करना है। तो थोड़ा ये जानना है कि कैसे होता है ये? मतलब कैसे मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? किसी का कोई आईडी वगैरह रहता है या कैसे मैं उसे पेन ड्राइव में लेके उसे रिडीम कर सकता हूँ? करेक्ट। सो इसको एग्ज़ाम्पल कैसे समझते हैं? तो बिटकॉइन है ना एक ब्लॉक का एक कोड है एंड ऑफ द डे जिसमें ब्लॉक्स बनते हैं ट्रांज़ैक्शंस के। सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊँ, तो आप अभी के अभी गूगल पे जाके ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या फिर अगर आप कोई सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज यूज़ करना चाहते हो, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट मुझे दिया है, तो उसपे एक कोड होता है। देखो, बिटकॉइन डायरेक्टली आईएनआर में कन्वर्ट नहीं होता। बिटकॉइन डायरेक्टली यूएस डॉलर में कन्वर्ट नहीं होता। कुछ एक्सचेंज ऐसे होते हैं, जो आपको ये विथड्रॉ करके देते हैं। जैसे कि आईएनआर की नोट को आप फाड़ के यूएस डॉलर नहीं बना सकते। आप किसी पर्सन को दोगे, वो आपको आईएनआर के बदले यूएस डॉलर देंगे। यहाँ पे सेम काम करते हैं एक्सचेंजेस या फिर कोई अदर थर्ड पार्टी पर्सन। तो बिटकॉइन आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने एक कोड लिया, जैसे अब यूपीआई आईडी होता है, वैसे यहाँ पे एक सबका अलग कोड होता है, वो सेम नहीं हो सकता। तो जैसे आपने मुझे अपने मेटामास्क का कोड भेजा, आपका वो फ्रेज़ होता है, बट जो वो फ्रेज़ और कोड अलग-अलग है, ये एक पब्लिक कोड होता है। हुँ, हुँ, तो ये हुँ। आप किसी को भी भेज सकते हो, जैसे आपने इसको भेजा, इस पर्सन को भेजा, मुझे भेजा, आपने किसी को भी भेजा। मैं उस कोड पे बिटकॉइन डालता हूँ। मैंने उस कोड पे डाला कि भाई मुझे इस पर्सन को 1 बिटकॉइन भेजना है। तो आपके पास तकरीबन 50 सेकंड या फिर 1 मिनट के अंदर वो बिटकॉइन पहुँच जाएगा। अब आप किसी पर्सन से इंडिविजुअल से उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि यार अभी मुझे बिटकॉइन की ज़रूरत नहीं है, मुझे यूएस डॉलर की ज़रूरत है। तो आप इस पर्सन को बोलते हो कि देख भाई, तेरे पास यूएस डॉलर है? वो बोलता है हाँ। वो बोलता है भाई मेरे पास मुझे बिटकॉइन चाहिए। आप बोलते हो मुझे यूएस डॉलर चाहिए। तो आप उसको यूएस डॉलर देते हो और आपको बिटकॉइन दे देता है। तो ये पी2पी होता है, पर्सन टू पर्सन। या फिर इसको आप एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हो। करेक्ट। अब धीरे-धीरे बैंक्स भी अलाउ करने लगी है। तो जैसे यूएसए में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया में ये रेगुलेटेड हो चुका है। यानी कि यहाँ पे तो आप सिंपली बैंक अकाउंट से भी बिटकॉइन वगैरह को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। समझा, इवन समझा। इंडिया में भी हो चुका है, कॉइनडीसी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो दैट्स हाउ ये ट्रांज़ैक्शन वर्क करता है। अब इस टेक्नोलॉजी में थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। जैसे बिटकॉइन बना ना, तो बिटकॉइन में एक प्रॉब्लम थी कि बिटकॉइन के ऊपर आप डेवलप और एप्लीकेशंस नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे विटालिक ब्यूटेरिन ने एक चीज़ समझी कि यार ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। तो हम अगर चाहे तो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं टू मेक एप्लीकेशंस, टू मेक डेप्स। डेप्स मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। तो उन्होंने एक चेन बनाई, इथेरियम चेन, जिसको हम लेयर 1 का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन कहते हैं। इथेरियम पे क्या है पता है? आप किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हो डिसेंट्रलाइज्ड। शैल गिव यू एन ग्रेट एग्जांपल। जैसे मैंने ना अभी एक डेटा पढ़ रहा था कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इवन किसी भी एप्लीकेशन का डेटा एन्क्रिप्टेड होता है। यानी कि आज आप एक काम करो, अभी आप किसी को फ़ोन करो और फ़ोन करके बोलो कि मुझे कोई भी एक कंपनी का फ़ोन बाय करना है। आपने सिर्फ़ आवाज़ से उसको बोला है, आपने कुछ भी सर्च नहीं किया, एंड मार्क माय वर्ड 24 घंटे के अंदर आपको उसकी ऐड एड्स दिखेगी। दिखेगी। तो हुँ। सोचो आप जो बोल रहे हो वो उसको लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इट्स ह्यूज। सोचिए आप फ्यूचर में जो भी चीज़ बात कर रहे हो, पर्सनल आपकी बात कर रहे हो, सब कुछ कंट्रोलेबल है। ठीक है?
तो इन्होंने ये समझा कि अगर कोई एक अथॉरिटी, कोई एक कंपनी अगर इसको कंट्रोल कर रही है, तो इट्स बैड फॉर यू और उसका आपको कुछ पैसा भी नहीं मिल रहा। सोचो मेरे डेटा को कुछ मुझे पैसा भी तो मिलना चाहिए, कुछ मिलना सही है, चाहिए ना। सही है। तो आप जो बात कर रहे हो, आपको ऐड दिखाई जाती है, वो कंपनी जो आपको ऐड दिखाती है वो कमाती है, जो भी आपको एप्लीकेशन के थ्रू ऐड दिखती है वो कमाता है, आप कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं कमाते। तो इन्होंने बनाई डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशन, जैसे कि गूगल का एक डिसेंट्रलाइज़ फॉर्म बनाया ब्रेव ब्राउज़र। हुँ, इन्होंने क्या किया, पूरा गूगल को डिसेंट्रलाइज़ कर दिया, जहाँ पे आप सर्च इंजन है, आप सर्च कर सकते हो लेकिन गूगल से 8 गुना फास्ट और आपको ऐड नहीं दिखेगी। अगर आपको ऐड जेन्युइनली देखनी है, तो आपको ऐड देखने पे आपको पैसा मिलेगा। अरे वाह! सो डिसेंट्रलाइजेशन इस तरह से मार्केट में आया कि हर चीज़ जो आज मार्केट में आपको दिख रही है ना, उस सब जगह पे पैसा लूज़ कर रहा है सिर्फ़ मिडल क्लास। तो हुँ। हर एक मिडल क्लास के लिए है क्रिप्टो, जहाँ पे वो अपना पैसा होल्ड कर सकता है। अमेजिंग, अमेजिंग। सो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? मतलब लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बताया कि मैं अगर आपको ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो मैं आपके कोड पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ 1 बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन। अगर सपोज़ करो कल को नहीं हुआ या कुछ भी ट्रांज़ैक्शन हो गया, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और आप दूसरे कंट्री में बैठे हो, नहीं हुआ, तो हम किससे पूछ सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो केस में? सो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मैं अगर आपको बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये प्रोसेस एक पर्सन के थ्रू होती है, जो कि इसको माइनर्स बोलते हैं। माइनर्स एज़ अ पर्सन नहीं है, वो एक एज़ अ क्या बोलते हैं, एनर्जी के थ्रू इसको ट्रांज़ैक्ट करना होता है। जैसे हर एक चीज़ों को ट्रांसफ़र करने की एनर्जी चाहिए। आप अपना पैसा भी ट्रांसफ़र करते हो, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी और व्हाटएवर, आपको एनर्जी एक चाहिए होती है। हुँ, तो माइनर्स का काम ये होता है कि जब भी एक जगह से दूसरी जगह पे बिटकॉइन भेजते हैं, तो ये एक माइनर चीज़ करता है, उसको माइनिंग बोलते हैं, बिटकॉइन माइनिंग। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने एक जगह पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डालते हैं, माइनिंग करने के लिए। तो ये पर्सन एक टोकन को ट्रांसफ़र करता है, जो कि वेरिफाइबल होता है, जो आप देख सकते हो ब्लॉकचेन पे, और वो जो ट्रांसफ़र करता है, उसको एक छोटी-सी फ़ीस मिलती है। ओके। तो अगर ये ट्रांसफ़र ना हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके पास वापस आ जाता है, बट ऐसा बीच में कभी रुकेगा नहीं क्योंकि वो माइनस कर देते हैं। तो एक प्रोसेस जो होती ही है, इट्स लाइक भाई, अगर सूरज की किरणें ऊपर से नीचे आएगी तो आएगी ही आएगी, वैसे यहाँ पे हुँ, होता है। हुँ, हुँ। कभी-कभी बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता, बट इथेरियम वगैरह में ना कुछ उसके ब्लॉकचेन में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो स्लो है बहुत ज़्यादा। तो ट्रांज़ैक्शन में टाइम बहुत लग जाता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा गैस फ़ीस प्रोवाइड करनी पड़ती है, फिर आपको कुछ पुश करना पड़ता है उसको। तो आप पैसे से कर सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे से, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन क्योंकि ये माइनर्स चीज़ें करते हैं, तो ये वेरिफाइबल है, ट्रस्टेबल है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बीच में से माइनर बिटकॉइन लेके चला जाए, क्योंकि ये पूरा का हुँ, पूरा एनर्जी से होता है। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत मस्त बनाया और उसी से हिसाब से हाल्फिंग, वो भी मैं आपको समझाऊँगा, वो भी एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हुँ, हुँ, हुँ। अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बनाई तो उनको समझ आ गया कि देखो भाई, माइनर्स तो बिटकॉइन माइन करके भेज देंगे। लेकिन जिस पर्सन ने माइनिंग ये की, वो तो मार्केट में टोकन को डंप करेगा। मार्केट में वो टोकन बेच देगा, तो प्राइस कैसे बढ़ेगी टोकन्स की? तो इन्होंने इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट निकाला कि हर 4 साल में जो माइनर को रिवॉर्ड मिल रहा है वो हाफ हो जाएगा। यानी कि मैं आपको एक बिटकॉइन ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपके पास है 99.99 बिटकॉइन। जो 0.01 बिटकॉइन इस भाई के पास गया है जो माइनर है, अगले 4 साल के बाद उसके पास वो बिटकॉइन पहुँचेगा, मतलब अभी तो उसको 0.01 मिल गया, फिर उसको मिलेगा 0.005, उसका हाफ हो गया। अब वो सेल कम करेगा, तो सेलिंग प्रेशर कम आएगा मार्केट में। सेलिंग प्रेशर कम आएगा, तो डिमांड अगर बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ती रहेगी। तो ऐसे उन्होंने सोचा और उन्होंने एक पूरा कॉन्सेप्ट लगा दिया कि हर 4 साल में माइनिंग होती है और ये कोड है। कोड और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी है, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर हुँ। सकते। तो ये बनना ही है। तो ऐसे 4 बार माइनिंग ऑलरेडी 4 बार ऑलरेडी बिटकॉइन की साइकिल आ चुकी है। 16 साल से ये चीज़ चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। 2040 तक आई थिंक माइन होते रहेंगे बिटकॉइन्स और इस तरह से बेसिकली आप ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब ये जो मेरे मन में ये था कि अगर हम अभी इतने इंडिया में यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो एक मन में हमेशा रहता है कि यार अभी तो चलो यूपीआई मुझे अगर आपको गूगल पे करना है, फ़ोन पे करना है तो विदाउट एनी चार्जेज़ हो जाता है। लेकिन हमेशा ये बातें चलती रहती है कि यार कल को अगर गवर्नमेंट उसका परसेंटेज बढ़ा देंगे कि यार नहीं यार अभी 0.1% लगेगा या 10 करेक्ट, पैसा लगेगा। समझ तो गया। वैसा बिटकॉइन में भी जैसे आपने बताया माइनर लेते हैं, फ़ीस लेते हैं। करेक्ट, आपने ये बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि यार वो हर 4 साल में हाफ़ हो कम जाते हैं। आधे हो जाते हैं। तो वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो वैनिश ही हो जाएँगे और होंगे तो भी एकदम नेग्लिजिबल रहेंगे। नेग्लिजिबल। एक और चीज़ इसमें कि अभी तो आप एक-दूसरे को फंड ट्रांसफर कर सकते हो ज़ीरो फ़ीस पे करके। जैसे हुँ। बिटकॉइन है, ऐसी बहुत सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बन गई। तो अभी ऐसा एक है यूएसडीटी, जो कि आज के टाइम में बहुत क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं हाँ। और आपको हर रोज़ न्यूज़ आती होगी कि यूएसडीटी में कोई डील करने वाला पर्सन पकड़ा गया वगैरह, वगैरह।
तो यूएसडीटी में आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो बिना कोई फीस पे करे। जैसे अगर आप मुझे अपने बाइनेंस का फ्रेज भेजते हो, मैं आपको यूएसडीटी भेजूंगा BEP20 एड्रेस से, मैं आपको 100 भेजूंगा, आपके पास 100 के 100 आएंगे, एक भी रुपया नहीं कटेगा। तो बेसिकली ये भी आज के टाइम में फ्री हो ही चुका है। और अगर हम बात करें इस पे कि क्योंकि ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी किसने बनाई होगी, तो सबका एक सवाल होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी बना कौन सकता है, ये तो यार हाँ, एक सच में, सच इतना में। खतरनाक टेक्नोलॉजी है। तो एक लोगों का मानना है कि इलॉन मस्क ही है बिटकॉइन का फाउंडर। हाँ, मैंने कहीं पर तो ऐसा सुना था कि हम्म, इलॉन मस्क का और संतोशी नाकामोटो जिसने सतोशी बनाया नाकामोटो, है, यस। तो वो दोनों का आईपी एड्रेस सेम था। तो ये सच है क्या मतलब? सो एक्चुअली ऐसा था कि सतोशी नाकामोटो ने जो बनाया था, तो सतोशी नाकामोटो ने जो बिटकॉइन बनाया उसका कॉन्सेप्ट था फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज करना एंड ऑफ द डे। वो सेम चीज करी इलॉन मस्क ने। पेपाल बनाया था इलॉन मस्क ने। हाँ, तो पेपाल भी एक ट्रांसफर का तरीका ही तो था, वो सेंट्रलाइज था। अगर आपको याद हो, आज भी वही चीज होती है कि पेपाल एक बहुत ही ह्यूज फीस काटता है। बट हर कंट्री में साथ साथ में ना क्या होता है कि फाइनेंस बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जैसे मैं अगर आपको आज यूएसए से पैसा कुछ भेज रहा हूँ ना, तो हर कंट्री के खुद के रेगुलेशंस होते हैं। हर कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। कहीं पे एक लॉ नहीं है कि एक लॉ की मदद से हर एक वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाए पैसा। तो पहला ये रीज़न है कि इलॉन मस्क के जैसा ही कुछ उसने बनाया। दूसरा, जो पहला ट्रांज़ैक्शन हुआ था वो आईपी एड्रेस इलॉन मस्क जहाँ पे रहता था उस टाइम पे, उसके आस-पास का ही था। एक और चीज़ है, देखो सबसे बड़ी बात, अगर कोई पर्सन बिटकॉइन बनाता है तो उसके इमोशन समझने बहुत ज़रूरी है। आज सतोशी नाकामोटो वर्ल्ड के टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन में आता है। अगर इतना ज़्यादा उसने पैसा बना लिया तो ये पॉसिबल ही नहीं कि प्रॉफिट थोड़ा बुक ना करे। हर एक पर्सन के जब एसेट बढ़ते हैं उसको होता है यार कि सोचो एक ऐसा आम इंडिविजुअल है जिसके पास अगर बिलियन डॉलर आ गया, वो बोलेगा मैं पूरा नहीं बेच देता हूँ, क्या दिक्कत है? तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसी चीज़ बना सकता है तो या तो वो गवर्नमेंट है या कोई रिचेस्ट इंडिविजुअल है। क्योंकि इलॉन मस्क ऑलरेडी बिलियनर है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, बढ़ रहा है तो बढ़िया, नहीं बढ़ रहा है कोई बात नहीं, मेरे पास खुद का है। करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसा ही कोई पर्सन इसको कर सकता है जिस पर्सन ने, क्योंकि आज तक सतोशी नाकामोटो ने पिछले इतने सालों में कभी भी बिटकॉइन को नहीं बेचा। इवन लोग ऐसा भी मानते हैं कि सतोशी नाकामोटो मर चुका है। क्योंकि अगर इट्स इम्पॉसिबल कि ऐसे इमोशनल, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ऊपर नीचे जाता है। स्टार्टिंग के टाइम में तो 2011-12 में तो बिटकॉइन 90% क्रैश होता था हर एक ट्रांज़ैक्शन के बाद, लाइक हर एक बुल मार्केट के बाद 90% 95% क्रैश होता था। इस टाइम पे अगर कोई बेचे ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्युटली। तो लोग ऐसा मानते हैं कि इलॉन मस्क ही होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर ऐसा है भी, तो इलॉन मस्क कभी रिवील नहीं करेगा अपनी ज़िंदगी में कि वो सतोशी नाकामोटो है। अगर उसने कर दिया, तो एक तो लोग उसको पकड़ लेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट कभी ये नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा बड़ा क्रिप्टो या फिर ऐसा बड़ा एसेट या कमोडिटी उनके हाथ में ना हो। आज गोल्ड की मार्केट कैप $11 ट्रिलियन है, 11 नहीं, आज लगभग 19 ट्रिलियन पहुँच चुकी है गोल्ड की मार्केट कैप। बिटकॉइन की अभी चल रही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग $2 ट्रिलियन। बिटकॉइन सिल्वर को बीट कर चुका है ऑलरेडी। फ्यूचर में 200% गोल्ड को बीट करेगा। तो गवर्नमेंट ही चाहती है कि कंट्रोल हमारे पास ही रहे। तो इसका एक और भी मिथ है या फिर सच है कि बिटकॉइन यूएस गवर्नमेंट ने बनाया है। हाँ, तो एक्चुअली ऐसा सीन है कि देखो, हर एक जो काला काम होता है ना, वो सारा का सारा अभी के टाइम पे बिटकॉइन से क्रिप्टो से ही हो रहा है। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा चाहती थी कि हर एक ट्रांज़ैक्शन जो हो रहा है, इवन भले वो ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं आपके लाइक टेररिज्म के लिए भी, वो भी उनको पता रहे। तो गवर्नमेंट का कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो, जिन लोगों ने बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया हो, फिर हो सकता है गवर्नमेंट ने उसको मार दिया हो, और व्हाटएवर द थिंग विल बी, क्योंकि देखो ये हुआ तो यूएसए में है। यूएसए के बाहर तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ट्रांज़ैक्शन भी वहीं से हुई है, चीज़ें वहीं से हुई है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा लोग मानते हैं कि यूएस की गवर्नमेंट ने बनाया, और जो इंडिविजुअल ने नाम रखा है, फिर जो भी चीज़ करी, उसके बाद सब इंटरनली होगा। इंटरनली हो गया। बट आज भी यूएसए उसको कंट्रोल करती है, और इसीलिए यूएसए इज़ द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ बिटकॉइन। यूएसए की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट की कंपनी ब्लैक रॉक इज़ द लार्जेस्ट होल्डर इन टर्म्स ऑफ एमएनसी में। कोई भी अगर कंपनी है जो लार्जेस्ट अमाउंट होल्ड करती है बिटकॉइन का, तो वो है माइक्रो स्ट्रेटजी, जो भी अगेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बिटकॉइन होल्ड करते हैं, जो भी अगेन यूएसए में है। और जितना भी बेस्ड है वो यूएसए में है, कि यूएसए ना पावर को हमेशा कंट्रोल करना चाहता है। तो अगर कोई पावर कंट्रोल कर रहा है तो वो कंट्री यूएसए हो सकती है। एब्सोल्युटली। तो ये चीज़ कहीं न कहीं फिर गलत नहीं हो जाएगी? क्योंकि अगर एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में इतना कंट्रोल आ गया, भले वो कंट्री के हाथ में हो गया या ये इंस्टीट्यूट के हाथ में आ गया, तो वो खुद ही प्राइस को अप डाउन करेंगे। हमें कर एज़ अ सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर हमारा कितना लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगेगा, लेकिन
वो इतना ऊपर नीचे कर लेंगे कि हमारा पैसा स्टेक पे लग जाएगा। यू आर राइट। सो उसका मैं आपको एक मैथ बताता हूँ। हर एक मार्केट हमेशा रिटेल इन्वेस्टर पे डंप करने के लिए बननी होती है। लोग कहते हैं ऐसा कैसे होता है? मैं आपको प्रूव करता हूँ। स्टॉक मार्केट में जब भी कोई चीज़ आती है मार्केट में, जैसे आपने एक कंपनी अपनी इंट्रोड्यूस करी, सबसे पहले आप किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हो कि जीत, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास है कि जीत मेरे अकाउंट लाइक मेरी कंपनी में पैसा डाल, तुझे मैं कुछ शेयर देता हूँ। हुँ, फिर हम जाते हैं मिलके किसी बड़े इन्वेस्टर के पास, उसको बोलते हैं भाई तू पैसा डाल, फिर बोलते हैं तू पैसा डाल, और ऐसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होते हैं। आपने शार्क टैंक में बहुत देखा होगा, और एंड में जाके उसका आईपीओ होता है, और आईपीओ पे के बाद हर स्टॉक डंप होता है, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो बेसिकली एंड ऑफ द डे एक आम इन्वेस्टर पे पैसा डंप होता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लोग कहते हैं कि आईपीओ में आने से पहले चीज़ों को कैसे बाय करें? मैं आज आपको उसका सीक्रेट रिवील करता हूँ। आज आप अगर देखोगे, तो एक ऐसा पर्सन है जिसका कंपनी का आईपीओ आने वाला है, जो हर न्यूज़ चैनल में आ रहा है, जो इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ पॉडकास्ट कर रहा है, जो इंडिया का एक होटल का बहुत बड़ा चेन है, जिसका ओनर आज के टाइम पे पीआर कर रहा है अपनी दबा के। सीधी बात है, पीआर करेगा, लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, करेक्ट, अब तो इसका आईपीओ आने वाला, हम इसको सब्सक्राइब करेंगे, लोग पैसा लगाएँगे, और सारे बड़े इन्वेस्टर उस टाइम पे पैसा अपना निकालेंगे मार्केट से बाहर, और डंप होगा। करेक्ट, दैट्स करेक्ट, हाउ मार्केट वर्क्स। इससे पहले ऐसा एक फूड डिलीवरी कंपनी पे हुआ था, जिसका आईपीओ आया और उसके बाद उसका स्टॉक दबा के गिरा। इससे पहले एक फाइनेंस कंपनी पे आया था, जो लोग डांस कर रहे थे कि भाई हमारा आईपीओ आ चुका है, और दबा के गिर गया। लोगों ने बहुत पैसा लूज़ किया। सो सी, दिस इज़ द साइकिल ऑफ द मार्केट। दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। अल्टीमेटली वो रिटेल के जेब से ही सारे पैसे जाने वाले जाने हैं। वाले हैं, क्योंकि देखो यार, हर एक पर्सन खुद का प्रॉफिट बुक करना है। मुझे कंसर्न ये नहीं है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी उसको ओन करती है। मुझे कंसर्न ये है कि इतना ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड करते हैं ये लोग, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 2025 में भयंकर बुल रन आएगा। लेकिन उसके बाद की जो बेयर मार्केट होगी ना, वो इतनी ब्रूटल होगी ना, कि लोग पैंट फट जाएगी लोगों की। जो बोलते हैं ना अपनी भाषा में, कि लोग सोच नहीं पाएँगे कि इतना पैसा इरोड हो गया अपना। तो मैं एक चीज़ प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं अगर हमें पता हो क्रैश के पहले, तो हम सारा चीज़ें बेच दें। 2026 में डॉट कॉम बबल जैसा क्रैश हुआ था, वैसा क्रिप्टो क्रैश होगा। 25 में एक मैसिव बुल मार्केट आएगा, और 26 में क्रैश होगा। अब लोग मुझे कई बार कहते हैं कि यार जी, तू तो वैसे क्रिप्टो की बुरी बात करता है, कभी अच्छी बात करता है, तू है किस तरफ? मैं कहता हूँ मैं इन्वेस्टर हूँ। मुझे फ़र्क पड़ता है पैसे से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिटकॉइन कहाँ जा रहा है, मेरा थोड़ी है सही बिटकॉइन। है, सही मैं है। नहीं हूँ सतोशी नाकामोटो। तो मेरा ये फ़ोकस है कि मैं अच्छे टाइम पे एंट्री करूँ, अच्छे टाइम पे एग्ज़िट करूँ। तो 2000, अगर आपको 1999 का एरा याद हो, उस टाइम पे क्या हुआ था कि हर कंपनी खुद को इंटरनेट कंपनी बोल के मार्केट में आ रही थी। मैसिव पैसा उठा रही थी मार्केट से, और करोड़ों की वैल्यूएशन ले रही थी। उस टाइम पे इतना बड़ा बबल बन गया, और फिर बबल इतना गंदा बर्स्ट हुआ कि उस टाइम पे 300 कंपनी ऐसी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट हुई, और सारी की सारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इस बार ऐसा होगा। इतने सारे नए प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, इतनी चीज़ें बन रही है कि ये बबल कभी ना कभी तो बर्स्ट होगा करेक्ट, 100%। करेक्ट। बट उसके बाद एक सस्टेनेबल बुल रन चलेगा, जो नेक्स्ट 10-20 साल तक चलेगा, और 4 साल का जो साइकिल अभी चल रहा है ना क्रिप्टो का, बंद हो जाएगा। इन माय ओपिनियन 2025 में अगर आप पहली बार इस मार्केट में आ रहे हो, इट्स अ बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। हुँ, इन्वेस्ट करो, 1 साल तक होल्ड करो, और 1 साल के बाद सब बेच के निकल जाओ, एंड लेट्स वेट जब तक डस्ट सेटल नहीं होती। और डस्ट अगर सेटल हो गई, उसके बाद एक मैसिव बुल रन चालू होगा, जो 20 साल तक चलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा हर मार्केट में होता है। अगर आप देखो तो पहले ऐसा स्टॉक मार्केट में हुआ है, ऐसा गोल्ड में भी हुआ है, ऐसा हर एक मार्केट में हुआ है। अब देखो तो स्टॉक मार्केट 1982 में, 1999 में बहुत गंदी गिरी, और वहाँ से एक सस्टेनेबल बुल रन चालू हुआ, जो हमारा चला लगभग 20 साल तक, 22 साल तक। आप देखोगे तो 2000 के साल से लेके 2020 तक, 19 तक, एक बार 2008 में छोटा-सा क्राइसिस आया था, बट तब तक 20 साल का एक सस्टेनेबल बुल रन था, कि उसमें बीच में ऐसा कोई 80-90% का क्राइसिस कभी नहीं आया। नहीं आया, राइट, राइट। तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्रिप्टो के साथ होगा। एक मैसिव अमाउंट ऑफ ऑडियंस आएगी, पैसा लूज़ करेगी, और फिर अच्छे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, एंड दे कैन मेक मोस्ट अमाउंट ऑफ अमेज़िंग, मनी। अमेज़िंग, अमेज़िंग। मुझे बताइए, अगर एक आम इंडियन को अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना हो, तो वो हुँ। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट तो कहीं न कहीं अलाउ नहीं कर रही। सो सबसे पहले, क्रिप्टो इज़ लीगल इन इंडिया। क्रिप्टो इन्वेस्टिंग इज़ लीगल इन इंडिया, इन बेटर वर्ड। आप यूपीआई से इन्वेस्ट कर सकते हो, आप टैक्स पे करते हो 30% गवर्नमेंट को। सो यू जस्ट हैव टू डाउनलोड कॉइन डीसीएक्स या कॉइन स्विच कुबेर,
आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करो एंड यू कैन ट्रांसफर मनी थ्रू यूपीआई एंड आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया में कंपनीज बनी हुई है ना, यहाँ से आप विड्रॉल्स में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है आज के टाइम पे, कि अगर आपके पास कोई टोकन, आप किसी को भेज नहीं सकते हो टोकन्स, तो ये एक प्रॉब्लम है। बट अगेन, ये प्रॉब्लम एक्सचेंजेस की नहीं है, ये प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर के गवर्नमेंट की तरफ से। यार टैक्स सिस्टम है ना बहुत खराब है इंडिया का, ऑनेस्टली। मुझे ना इंडिया बहुत पसंद है। आपको पता है, अगर मैं, मेरे सारे दोस्त जितने भी हैं, अगर हम सब लोग इंडिया वापस आ जाए, मैं लगभग 100 लोगों से कनेक्टेड होऊँगा यूएई में। अगर हम सब लोग इंडिया वापस आ जाए और अगर हम इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करें जितना हम यूएई में कमाते हैं, हुँ। इंडिया के पास 100 करोड़ रुपए का टैक्स आएगा एक्स्ट्रा 1 साल के अंदर। 100 करोड़ 1 साल के अंदर। सिर्फ़ मेरे लेवल के दोस्त, और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बिलियनियर्स हैं, जिनके क्रिप्टो में प्रोजेक्ट है, बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं। अगर वो ऐसे 100 लोग इंडिया में आ गए, इंडियन गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा 1000 करोड़ का टैक्स मिलेगा। बट टैक्स सिस्टम इतना खराब है कि जितने भी लोग हैं वो इंडिया में रहना नहीं चाहते। प्लस दुबई इज़ ऑसम। मैं देश प्रेमी हूँ बहुत ज़्यादा। इंडिया का मैं प्रेमी हूँ, मतलब मुझे ना गुजरात बहुत पसंद है। सो मैं गुजरात में 25 साल गुज़ारे हैं मैंने। मैं अपने आप को लाइक ऐसा मानता हूँ कि अगर मैं नहीं आता यहाँ पे तो कुछ शायद मैं नहीं अचीव कर पाता। हुँ। और मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद है गुजरात का। लेकिन मैं दुबई गया तो मैं सिर्फ़ ऐसे घूमने गया था। लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के लोग इतना मुझे भा गया कि अब मैं वापस हुँ। नहीं आ सकता इंडिया। तो करेक्ट, करेक्ट, दैट्स करेक्ट। व्हाई हर एक इन्वेस्टर दुबई प्रेफ़र करता है। प्लस हमें लगता है टैक्स हमारा 50% है। अगर हम कंपाउंडिंग के हिसाब से देखें तो आपका टैक्स 80% तक जाएगा। कंपाउंडिंग देख के मैं आपको समझाता हूँ एग्ज़ाम्पल के साथ। मान लो आपको आज एक कार बाय करनी है 10 करोड़ रुपए की, हुँ। ठीक है? 10 करोड़ की कार बाय करने के लिए आपको सबसे पहले 20 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे। आपने 20 करोड़ रुपीज़ कमाए, आपने 18 करोड़ का जीएसटी पे किया, 18% तो चलो आम ट्रांज़ैक्शन पे है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो बहुत बड़े ट्रांज़ैक्शंस पे आपको करेक्ट। जीएसटी देना पड़ेगा। आपने 18% जीएसटी पे किया, आपने 30% टैक्स पे किया, सरचार्ज पे किया आपने, उसके ऊपर आपने सेस पे किया वगैरह-वगैरह। अब आपके पास 10 करोड़ बचे, कार तो 5 करोड़ की ही है, लेकिन कार के ऊपर भी क्योंकि टैक्स है, उस पे भी जीएसटी, उस पे भी टैक्स है, तो कार के ऊपर 50% टैक्स लग्ज़रियस कार में। तो 5 करोड़ की कार लेने के लिए आपको 20 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे, इंडिया में या फिर बाकी कंट्रीज़ में। ये चीज़ दुबई में आपको 5 करोड़ में हो जाएगी। आप 5 करोड़ कमाओ, टैक्स तो है नहीं, और आप क्रिप्टो से इवन सीधे बाय कर सकते हो कार को। हुँ। सो इंडिया वाला या फिर इंडिया के बाहर वाला पर्सन मुझसे 4 गुना एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, तब जाके वो मेरे जैसा एसेट बिल्डअप कर पाएगा, जो मैं बिल्डअप कर लूँगा उससे आधे टाइम में। तो आप अगर 100 मेहनत करते हो, मैं महीने मेहनत 25% करूँगा। तो एक आम इंडिविजुअल मेरे से 4 गुना पीछे चल रहा है 1 साल में। करेक्ट, अब करेक्ट, आप करेक्ट। कंपाउंड कर लो 20 साल का, कितना मैं जो होगा? चीज़ 3 साल में अचीव करूँगा दुबई में बैठ के, वो चीज़ बाहर की कंट्री वालों को अचीव करने में 20 साल लगेंगे। सो ट्रू, सो ट्रू। अभी जस्ट रिसेंटली हमारा एक पॉडकास्ट चल रहा था विजय केडिया के साथ, जी, जो ओजी है, करेक्ट, इक्विटी मार्केट में। तो एब्सोल्युटली। उनको हमने जब भी पूछा कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहोगे क्या? तो उनका भी आंसर यही था कि हाँ, मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा, लेकिन अगर इंडिया में अलाउ होता है तो मैं करूँगा। करेक्ट, जिस दिन इंडिया में रेगुलेशंस में आ गया उस दिन करेंगे। तो कहीं न करेक्ट, कहीं ये इंडियन गवर्नमेंट को रेगुलेशंस में अभी हमें इम्प्रूवमेंट लानी ट्रू, पड़ेगी। ट्रू, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है यार। एब्सोल्युटली। अमेजिंग, अमेजिंग। चलो बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा और डिटेल में जानते हैं क्रिप्टो को। चलो अगर मैं नंबर्स में बात करूँ, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे बताया 2 जन का नाम लिया, 2 एक्सचेंज का नाम लिया कि वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं न कहीं तो मन में लोगों का वो वज़ीर-एक्स का एक ब्लैक हाँ, बैकलॉग है कि आपका वैसे कभी नुकसान हुआ था वैसे वज़ीर-एक्स में? आई लूज़ 50 लैक्स इन विजिरेक्स। आई कैन शो यू लाइव ओह! राइट अच्छा, नाउ। मेरे 50 अच्छा। लाख में विजिरेक्स में है। मतलब ये कैसा होता है ना कि अमाउंट दिख रहा है कि हाँ यार, ये अमाउंट मेरे पास है, लेकिन मैं विथड्रॉ नहीं कर सकता। आई कैन शो यू राइट नाउ। अच्छा, सो बताओ, बताओ, लाओ बताओ मेरा यार। फ़ोन दे दो, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। मतलब ये एक हर किसी क्रिप्टो इन्वेस्टर के मन में ये डर बैठा हुआ है कि यार मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आंकड़ा दिख रहा है कि यार इतना पैसा मेरा बन गया है। इतना अच्छा, इन्वेस्ट कितना किया था? आपने बताया 50 लाख आपका ब्लॉक हो गया है, लेकिन इन्वेस्ट कितना था? एक्चुअली अगर ये अमाउंट आज होता तो मेरे पास 70-80 लाख होता, और मैंने सिर्फ मेरा इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने पापा को और मम्मी का भी विजिरेक्स से इन्वेस्ट करवाया है। तो मेरे पास आपको यहाँ पे ओह! दिख रहा होगा 28 लाख 21 हाँ, थाउज़ेंड हाँ, राइट? हाँ, करेक्ट, 28 लाख रुपए आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। करेक्ट। और मेरे पापा-मम्मी का मिला के मेरा 50 लाख रुपए यहाँ पे अटका हुआ है।
लाइक बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास ओवरऑल नेटवर्थ का कुछ ही परसेंट है, तो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये। बट अगर एंड ऑफ द डे मैं देखूँ, तो लोगों ने काफ़ी पैसा लूज़ किया। देखो क्या है, जब भी मार्केट नई बनती है ना, तो मार्केट में स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यू हैव टू बी लाइक आपको प्रॉपर तरीके से अवेयर रहना पड़ेगा और आपको ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है। जैसे कि इंडिया में मैं ज़रूरत में सारे के सारे स्टॉक्स रख सकता हूँ। अगर आप क्रिप्टो करते हो, कभी एक एक्सचेंज पे अपने 10% से पैसा न मत रखो ज़्यादा। मेरा एक रूल है, जैसे मेरे पास लाइक ऊपर वाले की दया से आज पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, तो मेरे पोर्टफोलियो का 10% से ऊपर कभी एक एक्सचेंज में होगा ही नहीं। आप बता सकते हो कितना है? लोग बता देंगे मुझे। ठीक सो है। प्राइस अगर आज की मैं बात करूँ तो मैं मोटा-मोटा आपको बताऊँगा 1.1 मिलियन डॉलर आसपास 9 करोड़ नियरली इन क्रिप्टो एज़ ऑफ नाउ। अगेन अगर आप मुझे कल पूछोगे तो हो सकता है 4 करोड़ पहुँच जाए। ये दिन में 50-50 टका गिरता हाँ, है, क्योंकि 50 अप टका डाउन्स, बढ़ता है। यस। यस। सो मैंने इन्वेस्ट किया था कुछ पैसा और उसमें से कुछ बढ़ा वगैरह-वगैरह। तो आज के पास मेरे ये पास है जस्ट एक एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं लेना चाहता हूँ। आपने जैसे बताया पोर्टफ़ोलियो में आपके पास 9 करोड़ रुपीज़ है क्रिप्टो में। क्रिप्टो में। कितना इन्वेस्ट किया था, कितने टाइम पहले किया था और क्या स्ट्रैटेजीज़ आपने अप्लाई की जिससे ये अमाउंट बन पाया? थोड़ा-सा अगर मुझे पता चले तो इट कैन बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर अदर्स एज़ वेल कि हाँ, हम भी। और मुझे स्ट्रगल भी बताइएगा कि कभी-कभी ऐसा भी हुआ रहेगा कि पूरा डूब गया रहेगा। तो पूरी उसके बारे में जर्नी करेक्ट। बताइए। सो क्रिप्टो में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 2017 से। 2017 में मैंने पहली बार टोकन बाय किया था कॉल्ड वर्ज एंड बिटकॉइन। ज़ेप पे एप्लीकेशन थी उस टाइम पे और जैसे मैंने बाय किया कुछ टाइम के अंदर क्रिप्टो बैन हो गया इंडिया में। क्या अमाउंट इन्वेस्ट किया था तभी? ₹500 तब ओके। तो मेरे पास इनकम भी नहीं थी और मैं तब तो डिलीवरी बॉय था स्विगी अच्छा। पे। आई वाज़ अ डिलीवरी बॉय एट दैट मोमेंट। नहीं, उसके 1 साल बाद मैंने चालू की डिलीवरी एक्चुअली। बट उस टाइम में मैं स्टूडेंट था और मेरे पास कुछ था नहीं उस टाइम पे। सो मैं पहले आपको बताता हूँ कि मैंने चालू है किस तरह से किया, क्रिप्टो में मैं डेप्थ में क्यों घुसा। सो मैं एक टियर 3 सिटी से बिलॉन्ग करता हूँ और ऐसा है कि हमारे पास कभी भी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी। इवन मेरे फादर 30 साल तक डेट में रहे हैं। मैंने जब मेरा करियर चालू किया था तो लोग कहते हैं ना हम ज़ीरो से चालू कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मैंने माइनस 6 लाख से चालू किया है। तो जब मैंने पहली बार मेरी इनकम चालू करी तो उसका एक ना सिनेरियो हुआ कि मैं इनकम मुझे करनी नहीं थी। मुझे कोई शौक नहीं था पैसा कमाने का। कि मैं जहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ ना वहाँ के 10,000 रुपए अगर आप महीने का कमाते हो, 20,000 कमाते हो महीने का, यू आर सेट। अगर मैं बोलूँ कि 30,000 रुपए मैं कमा रहा हूँ आज के टाइम पे, तो मेरे शहर की किसी लड़की पे हाथ रख दूँगा ना, वो बोल देगा हाँ भाई इससे शादी करवा देते हैं इसके साथ। उस टाइम का पैसे का वहाँ पे तंगी है। तो वहाँ से मैंने चालू किया। मुझे कभी पैसा कमाने की इच्छा नहीं थी। मैं पढ़ाई करने चला गया अहमदाबाद। वहाँ पे पहली बार मुझे पैसे की तलब लगी कि भाई पैसा कमाना ज़रूरी है और उसका एक रीज़न था। मैंने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 साल लगाया। मैं गया मैकेनिकल करने के लिए 1 साल के लिए। तो मैकेनिकल में मेरा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जहाँ से मेरा भरोसा ही उठ गया पढ़ने से। सो एक्चुअली मैं गया मैकेनिकल में और फ्री एक चीज़ अच्छी बोलूँगा कि मैंने आज तक पढ़ाई में कभी खर्चा नहीं किया। अच्छा। इन इज़ दिस एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज से हमेशा पढ़ा हूँ पूरी ज़िंदगी। तो मैं कॉलेज में गया और जैसे मेरी फ्रेशर्स पार्टी हुई, तो मैं क्लास का सीआर था। मैं फ्रेशर्स पार्टी में गया, मैंने मैकेनिकल अडॉप्ट किया था मेरे मामा को देख के, उनकी सैलरी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा कि मैकेनिकल करते हैं, फ्रेशर्स पार्टी में गया, हम लोगों हुँ। ने बहुत नाचा, चीज़ें हुई। अब हर एक इंडिविजुअल का गोल होता है कि हमें किसी के जैसा बनना है। तो हम उस पर्सन को जो हमारा सीनियर था उसको आइडलाइज़ करते थे, किसके जैसा बनना है। सब वो आए तो सब लोग कह रहे थे सर, सर, सर आप बताओ आप क्या करते हो, कैसे करते हो? तो वो एक्चुअली आए और पूरी फ्रेशर्स पार्टी कंप्लीट हुई। एंड में मैंने उनके साथ बैठा, मैंने कहा भैया आप मुझे बताओ मुझे कैसे करना है यार? मुझे अब है ना थोड़ा बहुत सीखना है, पैर पे खड़े होना है, सब लोगों की इच्छा होती है। तो मैंने उनको पूछा आप सैलरी बताओ? तो मुझे कहते हैं हम तो सैलरी-वैलरी नहीं देखते जी, तो हमें एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, ये चीज़ करना ज़रूरी है। तो बकचोदी मत कर मेरे सामने। करेक्ट, करेक्ट। मैंने कहा मुझे बता क्या चीज़ है, कैसे है? ताकि मुझे समझ आए। तो मुझे कहता है कि भाई मेरी सैलरी 1,80,000 रुपए। मेरा दिमाग फट गया। मैंने कहा मैकेनिकल का लड़का 1,80,000 कमा रहा है। तो मुझे लगा यार हमारे लिए तो ये आइडियल है, हम तो ऐसा सोचते हैं 15,000 का भी कमा ले मज़ा आ जाए। फिर उसने बोला ईयरली। अरे यार! जब उसने ये बोला तो मैं चौंक गया। आप मानोगे नहीं, मैं उसके बाद वाले दिन घर चला गया सीधा, छोड़ के पढ़ाई। मैंने कहा अगर ये पर्सन है जो टॉपर है, तो मैं तो क्या करूँगा? मैं तो 12th फेल हूँ, मैं 12वीं में फेल हुआ हूँ। मैं 12वीं में 3 सब्जेक्ट में फेल हूँ, 3 होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैं फिज़िक्स के अलावा 2 में फेल हूँ। केमिस्ट्री, मैथ्स दोनों में फेल हूँ। ओह! तो मैंने कहा मेरा तो कुछ नहीं होगा।
तो मैं घर चला गया, मैंने पापा को बोला मैं नहीं पढ़ने वाला। हाँ, मतलब वो टॉपर को अगर 1,80,000 साल का मतलब और एक महीने ही का बंदे का प्लेसमेंट हुआ था पूरे हमारे कॉलेज में, और मतलब मैकेनिकल महीने में। का 15,000 यार, क्या कोई भी वही, कमा लेगा उतना तो। वही। तो मैं घर चला गया, मैंने पापा को बोला मैं पढ़ नहीं सकता। पापा बोलते हैं, "भाई तू शायद मैकेनिकल में गया इसलिए ऐसा होगा, कुछ तो पढ़ ले, कुछ तो मेरी इज़्ज़त कर ले, वरना लोग क्या बोलेंगे?" मैंने कहा, "ठीक है, ट्राई करते हैं।" फिर मैंने जेईई की प्रिपरेशन चालू करी। पहली बार जेईई में मेरे आए थे कुछ 60 आस-पास, 360 में से। दूसरी बार मैंने 8 महीने प्रिपरेशन करी, बड़ी मेहनत करी मैंने और सब जगह मैंने गोल लिख दिया था कि ऐसा-ऐसा करूँगा। दूसरे में मेरा 30 उससे आते पापा को समझ आ गया कि ये कुछ नहीं करने नहीं हो वाला। पाएगा। हाँ। और मैंने पापा को बोला मुझे ना मुंबई जाके पढ़ना है, पुणे जाके पढ़ना था मुझे। पीएचडी करके यहाँ पे कॉलेज है, तो मेरी इच्छा थी कि मुझे आके पढ़ना है। पापा के पास बिल्कुल फंड नहीं था, इवन हम लोन पे थे। तो मैंने सोचा कि यार पापा को मैंने बोला, "पापा 8 लाख फीस है, आप लोन-वोन लेके कर दो, मैं पैसा लगा दूँगा, मैं कमा लूँगा।" पापा कहते हैं, "8 लाख रुपए, अगर तू बोले 80,000 में तुझे ना दूँ, क्योंकि तू पढ़ाई में तो कुछ वैसे भी नहीं करने वाला है।" मैंने कहा, "पापा नहीं देंगे।" तो फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एक और एडमिशन ले लिया आईटी करने के लिए। पहले साल में आईटी में से मुझे भरोसा उठ गया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे साथ एक मस्त चीज़ हुई, वो है मेरा ब्रेकअप हुआ, उस टाइम पे पहली बार। और ब्रेकअप का रीज़न था जिसकी वज़ह से मुझे पैसे कमाने की इच्छा हुई। सो आई वाज़ डेटिंग फॉर लाइक 4 इयर्स, 4 एंड हाफ इयर्स एंड उस लड़की ने मेरी मम्मी को बोला कि मैं शादी कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं था, अचानक ही ऐसा उसने किया। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा, "मम्मी ऐसा-ऐसा सीन है, मैं घर आता हूँ।" और मैं रो रहा था। पहली बार रोया था उसमें मैं उसके बाद कभी नहीं रोया आज तक। तो मैंने उस टाइम पे मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा-ऐसा सीन है। मम्मी ने मुझे एक चीज़ बोली कि उसने तुझसे सिर्फ़ इसलिए रिश्ता तोड़ा क्योंकि तू कमाता नहीं है, पहली बार। और मैंने पूछा कितना कमाता है उसका हस्बैंड? होता है ना ईगो, हमारा मेल ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है। तो मुझे एक ईगो पे बात आ गई। मैंने पूछा कितना कमाता है? तो मम्मी कहती है वो 10 लाख कमाता है महीने का। अब मेरी पतलून गीली हो गई। मैंने कहा 10 लाख महीने का कहाँ कमाएँगे? आज मैं 10 लाख से ज़्यादा दिन का कमाता हूँ। तो आज पता लग गया। आज उसको बुलाओ। तो उस टाइम पे ये सीन हुआ कि मुझे बहुत वो हुआ और मैंने पहली बार इनकम करने की इच्छा हुई। मैं उस टाइम पे मैंने सोचा कि कुछ जॉब करते हैं, मैंने 4 जॉब ट्राई किया, मैं हर जगह से रिजेक्ट हो गया। अब कॉलेज कर रहा था, कौन जॉब देगा? तो एक ऑप्शन होता है डिलीवरी और हमारे कॉलेज में अलाउ नहीं था जॉब करना और हॉस्टल में अलाउ नहीं था। तो मैंने कहा जॉब तो करूँगा, कुछ भी कर लो, पैसा तो कमाना है, अब आप रखो तो बढ़िया, वैसे भी मैंने 5 सेम कॉलेज में पढ़ा हूँ, मैं पाँचों 5 में फ़ेल हुआ हूँ। पास में किसी में हो ही नहीं रहा था, मैंने कहा तुम निकाल भी दोगे, क्या क्या बोल के निकालेंगे कि ये फ़ेल हो रहा है, वैसे भी निकलने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने कहा जॉब करते हैं। तो पापा को मैंने बोला पापा एक बाइक-वाइक दिलाओ कुछ, मेरे पास बाइक नहीं थी। पापा के पास भी बाइक नहीं थी उस टाइम पे। पापा ने बोला देख इतना तो खर्चा मैं नहीं करने वाला। मैंने पापा से ज़िद किया कि मैं आईटी पढ़ता हूँ, लड़की आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे जाना, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा अगर आप बाइक नहीं दिलाओगे तो। तो पापा ने उस टाइम पे फिर से लोन लिया एक दोस्त से और पापा ने बाइक दिलाई 22,000 की। पापा को मैंने बताया नहीं था मैं जॉब कर रहा हूँ और मैंने डिलीवरी चालू करी। पहले महीने में मैंने 22,000 निकाल लिए और पापा को वापस दे दिए, 1 ही महीने में और वहाँ से मैंने पौने 2 साल तक डिलीवरी करी कि कहीं न कहीं से पैसा एटलीस्ट बने। फिर वहाँ से मैंने बिज़नेस चालू किए समझ-समझ के क्योंकि मुझे जॉब से विश्वास हट गया कि मैं जॉब तो नहीं कर सकता पूरी ज़िंदगी। मैं बोलता हूँ मैंने मेरे हेयर स्टाइल से ज़्यादा मेरे बिज़नेस बदले हैं। आई चेंज मोर देन 6 बिज़नेस इन 6 इयर्स। ओह! सो मैंने चालू किया इंस्टा थीम पेजेस से और उसके बाद मैंने पीआर किया, उसके बाद मैंने कोचिंग मार्केट में आया, एजेंसी किया स्टॉक मार्केट किया, क्रिप्टो किया, आज मैं क्रिप्टो कर रहा हूँ फुल टाइम। तो मैंने फिर चीज़ें कॉन्टिन्यूअसली एक्सप्लोर करता रहा, क्या चीज़ें हो रही है, कैसे बेटर चीज़ कर सकते हैं और वहाँ से फिर मैं धीरे-धीरे फाइनेंस मार्केट में मुझे फाइनेंस में बहुत टाइम से आना था। तो ये एक मेरी जर्नी थी जिससे मुझे ना पैसे की भूख जागी। एक मूवी मैंने देखी उसमें एक चीज़ बोलते हैं कि हार और जीत में एक चीज़ का फ़र्क होता है, भूख। मैंने आज के टाइम पे लोगों को देखा है उनके अंदर ग्रीड नहीं होती, भूख नहीं लोग कहते हैं ग्रीड इज़ बैड, ग्रीड इज़ ऑसम। आपके अंदर भूख होनी चाहिए भाई। बराबर इतना है। कमाने की आपको भूख होनी चाहिए कि जो लोग सोच नहीं सकते सही है। और उसके कारण आप पैसा बनाते हो। सो वहाँ से मेरे अंदर एक चीज़ लगी कि यार कमाना है कुछ भी करके, चीज़ें करनी है। और क्रिप्टो मार्केट में जब मैं आया ना, तो मुझे आना था क्रिप्टो मार्केट में 2021 से। बट इंडिया के कारण मैं क्रिप्टो में नहीं आ पा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में कुछ भी मैं क्रिप्टो में करूँगा कहीं न कहीं इतने जवाब मुझे देने पड़ेंगे लोगों को कि फँस जाएँगे। सो दैट्स व्हाई आई कंप्लीटली स्टॉप डूइंग क्रिप्टो। मैं इन्वेस्ट करता था, मैं उसका टैक्स पे करता था जब तक मैं इंडिया में था और मैंने चीज़ें करी हुई है। मैंने जो प्रॉफ़िट कमाया। मैंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया आप जो बोल रहे थे, सो आई हैव इन्वेस्टेड अराउंड 2-3 करोर्स फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स और उसमें मैंने सारा अमाउंट गिन दिया जो मेरा गया भी है। सो आई लूज़ मोर देन 1 करोड़ इन दिस मार्केट 50 लाख मेरा वज़ीर एक्स में गया,
मेरा एक वॉलेट हैक हो गया था, उस टाइम पे 45 लाख रुपए मैंने लूज़ किए थे। बट उतना मैंने 1 दिन में बना लिया था। जो मैंने लूज़ किया उतना अभी 1 दिन कुछ टाइम पहले मेरा एक टोकन था, जिसमें मैंने मेरी ओवरऑल नेटवर्थ का 43% लगाया था। हुँ। सो लोग कहते हैं कभी इतना पैसा मत लगाओ एक टोकन में, कभी ऐसा मत करो। शेयर में भी लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो 5% 10% से ऊपर एक स्टॉक बाय ना करो। मैं कहता हूँ अगर आपको जेन्युइनली पैसा कमाना है ना, डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए बोलते लोग। डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए लोग बोलते हैं, मैं कहता हूँ गो बिग और गो होम। अगर आप बड़ा पैसा नहीं डाल सकते किसी एसेट में, आप कभी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। लेट राकेश झुंझुनवाला जी, आज भी उनके पोर्टफोलियो का 43% टाइटन में है, 43% सोचो ज़रा। इतने बड़े इन्वेस्टर उनका। वॉरेन बफेट 35% एप्पल, जस्ट वन स्टॉक। इफ यू वांट टू मेक मैसिव अमाउंट ऑफ वेल्थ, फोकस ऑन वन एसेट। लेकिन कहीं न कहीं तो ये टाइटन और एप्पल को वो लोग फंडामेंटल्स चेक कर पा रहे हैं ना? करेक्ट, बिटकॉइन को कौन चेक कर पाएगा कि वो चल रहा है, नहीं चल रहा है? करेक्ट। मतलब वो मैं अपने अमाउंट का इतना बड़ा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट कर दूँ, लेकिन फंडामेंटल्स ही पता नहीं है। सो उसका एक एग्जांपल के समझते हैं। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस ये सब फुगीज़ ही है, फेक है। कैसे फेक है मैं आपको बताता हूँ। चलो बताओ मुझे कि आप मुझे एक बताना चाहिए, ठीक है? मान लो आपके पास एक कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब वहाँ पे कुछ कार्टेल के बीच में लड़ाई हो गई, बेयर मार्केट वर्सेस बुल मार्केट चीज़ें हो गई। आपका स्टॉक गिरे जा रहा है और आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े जा रहे हैं। हुँ। आपका स्टॉक गिर रहा है या बढ़ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आपकी कंपनी बंद हो गई? नहीं, आप तो पैसा लगा रहे हो, आप तो पैसा कमा रहे हो। स्टॉक बढ़ता है या घटता है, उसका कंपनी से कोई लेना-देना है ही नहीं। आप सोचो ज़रा, ठीक है? अगर मान लो कि आज आपकी कंपनी बिल्कुल प्रॉफ़िट नहीं कर रही है, आप बुक्स में दिखाए जा रहे हो कि मेरी कंपनी करोड़ों प्रॉफ़िट कर रही है। लोगों को दिखा रहा है कि भाई फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और गिर जाती है। इससे पहले बहुत सारे हुए। सत्यम कंप्यूटर स्कैम हुआ है, जहाँ पे ये चीज़ हो रही थी। हर्षद मेहता का स्कैम हुआ है, केतन पारेख का स्कैम हुआ है। ये सब स्कैम किस तरह से हुए हैं? सब लोगों ने कोई फेक चीज़ दिखा दी और चीज़ें बना दी। मैं एसेट उसको मानता हूँ जब जेन्युइनली अगर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो तब गिरे जब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन घट रही है, जब आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स घट रहे हैं, रेवेन्यू घट रहा है। स्टॉक से क्या लेना-देना है ही नहीं आपकी कंपनी का। तो अगेन ये फेक नहीं है बट ये मार्केट डिज़ाइन ऐसे होती है। हम फंडामेंटल ऐसे मानते हैं कि लोगों ने जो हमें आंकड़ा दिखा दिया वो फंडामेंटल्स हमारे पास हो गए। बट आप बिज़नेस करते हो, मैं बिज़नेस करता हूँ। अगर आज मुझे ऐसा दिखाना पड़े तो मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ, आपको पता है हाँ, ये चीज़। करेक्ट। अब आपको लग रहा है मुझे इस क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। आप अपने उनको बोलोगे भाई काम करो, मुझे एडवांस में पेमेंट कर दो इतनी और आप उसको अपनी बुक में दिखा दोगे। सो बिटकॉइन का ऐज़ आप देखो तो फंडामेंटल है। हर क्रिप्टो का फंडामेंटल है। ये बात अलग है कि लोग उसको फंडामेंटल को करते हैं कि नहीं करते, हर एक चीज़ एक स्टोरी है। मैं आपको बताता हूँ स्टोरी कैसा है। आज मैं आपको आके ऐसा बोलता हूँ कि भाई आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। मैं एक ऐसी चीज़ बिल्डअप कर रहा हूँ जो दुनिया में कुछ रिवॉल्यूशन लाएगी। जैसे चैट जीपीटी बना, अभी वो आ गया अपना डीपसीक, उसने जाके पूरा मार्केट को तबाह कर दिया। पूरे मार्केट में स्टॉक मार्केट और गंदी गिरी थी। अब ये डीपसीक भी एक स्टोरी तो है। चैट जीपीटी एक स्टोरी है, भले आप यूज़ करते हो बट वो बिलियंस डॉलर्स लूज़ करते हैं हर साल। वो ऐसी स्टोरी आपको बता रहे हैं कि आगे फ्यूचर में जाके हम लोग पैसा बनाएँगे। अमेज़न की बात करते हैं। अमेज़न सबसे फेवरेट कंपनी लोगों की होती है। अमेज़न पिछले 25 साल से लॉस कर रहा था, अभी प्रॉफिटेबल बना है। आपको पता है अमेज़न पैसा कैसे कमाता है? हाउ अमेज़न इज़ मेकिंग मनी, यू नो? हम जो उससे ऑर्डर करते हैं ना, वो वहाँ से पैसा कमाता ही नहीं है। अमेज़न पैसा कमाता है अपने वेब सर्वर्स बेच के, एडब्ल्यूएस से अमेज़न वेब सर्वर्स बेच के। तो जब भी कोई कंपनी मार्केट में आती है ना, हर एक कंपनी स्टोरी बेच रही है आपको कि हम फ्यूचर में जाके ऐसा पैसा बनाएँगे, इसलिए हम हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। आज के टाइम पे ओयो लॉस मेकिंग है, ओला लॉस मेकिंग है, उबर लॉस मेकिंग है, स्विगी लॉस मेकिंग है, ज़ोमैटो लॉस मेकिंग है। ये सब कंपनी में एक स्टोरी बेच रही है कि फ्यूचर में जाके हम पैसा बनाएँगे। बनेगा तो बढ़िया, नहीं बने तो आपका पैसा जाएगा। तो हम सब लोग भी स्टॉक या क्रिप्टो सिर्फ़ एक रीज़न से बाय करते हैं कि अभी इन लोगों ने जो स्टोरी प्रॉमिस की है, अगर वो हो गया तो उसका भाव बढ़ेगा और हम बेचेंगे। दिस इज़ द ओनली रीज़न। दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। हाँ, हम और गोल्ड भी ऐसे बाय करते हैं। सही है, सही है। और वो कभी होगा उसकी राह भी नहीं देखनी है, हमें तो देखना है कि चलो ₹100 में खरीदा, ₹500 हुआ, बेच दो भाई। बेच दो, करेक्ट। तो हर एक चीज़ें इस मार्केट में ऐसे वर्क करती है कि हम किसी न किसी पे डंप कर रहे हैं। ट्रू। हम किसी न किसी को ऐसा सोच के मान रहे हैं कि मैं जिस प्राइस पे बाय कर रहा हूँ, लोग उससे महँगे भाव पे मुझसे कभी ना कभी बाय करेंगे। करेंगे, राइट? सही है, सही है। तो अभी अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो एक क्रिप्टो में कितना परसेंटेज रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए विदिन अ ईयर? स्टॉक मार्केट में ऑन एवरेज कितना लगभग मिलता है आप बताओ?
ईयरली 12-15। 12-15%, आप 20% मान लो। गोल्ड का कितना मिलता है? 6%, 7%। चलो आप गेस करो, बिटकॉइन का पिछले 15 साल का एवरेज ईयरली रिटर्न कितना होगा? अभी 1 साल से तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप शायद 15 साल का ऑन एवरेज गेस करना चाहोगे? लगभग यूजुअली एसेट कितना बढ़ता है? 20%, 25%। बिटकॉइन कितना बढ़ा होगा? 40, 45, 50। 671% ईयर ऑन ईयर फ्रॉम लास्ट 15 गॉडडैम ईयर। 15 साल से बिटकॉइन हर साल 7 गुना होता है, हर साल। उसका रीजन इट्स अ न्यू मार्केट। जब भी मार्केट नई होती है ना, मार्केट के अंदर पैसा बढ़िया बनता है। आप कल जाके कभी ये नहीं बोल सकते कि रिलायंस यहाँ से 2000 गुना हो गया 10 साल में, ये पॉसिबल नहीं है। बिटकॉइन में, क्रिप्टो में ही है। तो एवरेज रिटर्न में ऐसा मानता हूँ कि अगर आप ऑन एन एवरेज बुल मार्केट में अगर आपका पैसा 10 गुना करते हो ना, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना रहे हो। आप एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर को 10 साल से बीट कर रहे हो। सेम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एज़ वेल, मैं स्टॉक में भी इन्वेस्ट करता हूँ। मेरे नेटवर्थ में अराउंड 7% स्टॉक्स है और 93% अभी तक कितना में क्रिप्टो है। हुँ। और कुछ परसेंट मैंने गोल्ड वगैरह, रियल एस्टेट वगैरह बाय करके रखा है, फ्यू परसेंट। स्टॉक मार्केट में जो 10 साल में होता है, वो यहाँ पे 10 साल आप 1 साल में बना सकते हो, लेकिन अगेन रिस्क हाई है। तो क्रिप्टो मार्केट है ना, एक 4 साल के साइकिल में वर्क करती है। पहला साल हमेशा बेयर मार्केट होता है, दूसरा साल हमेशा एक्यूमुलेशन फेज़ होता है या फिर रिकवरी फेज़ होता है, हुँ। तीसरा साल मार्केट थोड़ी बहुत बुलिश होती है और चौथा साल होता है यूफोरिक फेज़, जहाँ पे हर चीज़ ऊपर जाती है। 2021 में मार्केट बेयर होनी चालू हो गई थी। 2022 में मार्केट चली थी हमारा रिकवरी फेज़ पे। 23 पे मार्केट चली थी मोटा-मोटा एक अपना बोलते हैं ना कि बुल अपना रिकवरी फेज़ चालू हो गया, एक्यूमुलेशन ज़ोन हो गया। 24 में मार्केट बुलिश हो गई थी और 2025 में यूफोरिक फेज़ होगा। 2025 में आप आँख बंद करके पैसा लगाओगे ना, आपका पैसा 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना होना ही होना है। 25 इज़ द बेस्ट ईयर टू इन्वेस्ट योर मनी इन द क्रिप्टो। अमेज़िंग, अमेज़िंग, अमेज़िंग। तो ये सारी चीज़ें वॉरेन बफेट क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि आज हर कोई इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की सुनता है और जितने भी, ना सिर्फ वॉरेन बफेट, बाकी कितने भी ऐसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं, जो लेजेंडरी इन्वेस्टर जिनको हम मानते हैं, वो हर कोई क्रिप्टो के अगेंस्ट में है। इवन मैं आइडियलाइज़ करता हूँ वॉरेन बफेट को। वॉरेन बफेट क्रिप्टो के अगेंस्ट है ही नहीं। देखो, आज वॉरेन बफेट अगर आके बोलता है, ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट देता है कि मैं क्रिप्टो को सपोर्ट करता हूँ, तो सोचो क्या होगा? जितने भी उसके प्रशंसक हैं, वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट से निकल के एटलीस्ट कुछ पैसा क्रिप्टो में डालेंगे। करेक्ट। आपको पता है अगर आज वॉरेन बफेट अपना सारा का सारा स्टॉक बेचने पे आया ना, वो 5 दिन तक तो बेच ही नहीं पाएगा। हर एक स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाएगा और उसकी जो आज की वैल्यू है, वो उसका 40% पैसा गँवा देगा। हाथी के दिखाने के दाँत अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। वॉरेन बफेट ने खुद एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था 2021 में, जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती थी, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करती थी। बट अगर वॉरेन बफेट पब्लिकली आके ऐसा बोलता है, तो उसके सारे के सारे प्रशंसकों का स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ जाएगा। तो इवन जैसे विजय केडिया जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने आपने बताया कि उन्होंने बताया कि मैं भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूँगा, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूँगा अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो। वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है, बट अभी वो जेन्युइनली नहीं कर सकते चाहे तो। और इसीलिए आप फ्रंट रन कर सकते हो। जियो रिलायंस ने फ्रंट रन किया। जियो ने खुद का टोकन निकाला है, जियो कॉइन। पता है आपको ये चीज़? हाँ। रिलायंस ने खुद का टोकन निकाला। तो याद करो फेज़ जहाँ पे रिलायंस ने जब जियो निकाला था, तो उसने वोडाफ़ोन, आइडिया सबकी बैंड बजा दी थी। ऐसे मुझे लगता है इस बार रिलायंस कुछ क्रिप्टो में करेगा। सो यार, क्रिप्टो को हर एक पर्सन अभी चाहता है उसमें आगे बढ़ना, चीज़ें करना। बट वही है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा यार। यू हैव टू गो हार्ड। आप रिस्क अगर लोगे तो रिवॉर्ड बढ़िया बन सकता है। सही है। तो वॉरेन बफेट भी इन्वेस्ट करेंगे, बट पब्लिकली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली तो करते ही है करते और ही हैं। करेंगे। सही है, सही है। तो जैसे भी आपने बताया 2025 इज़ द बेस्ट ईयर टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, तो मुझे अभी करेक्ट, ये बता दीजिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? मतलब क्या करेक्ट, अभी ये जो 2-3 पॉपुलर वन्स है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, या जो भी 2-3 पॉपुलर्स करेक्ट। है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? या अभी जैसे भी आपने बताया जियो का भी क्रिप्टो आ हुँ, चुका है, जियो कॉइन्स आ चुके हैं, ट्रम्प के कॉइन्स आ चुके हैं, ट्रम्प का कॉइन है। तो क्या उसमें करना चाहिए या कहाँ करना चाहिए? सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हो और आप चाहते हो एकदम लो रिस्क पोर्टफोलियो बनाना, तो आप चूज़ कर सकते हो बिटकॉइन, इथेरियम। दोनों में आप पैसा लगाओगे, आपका पैसा बेयर मिनिमम 2 से 3 गुना होगा यहाँ पे। हुँ। अगर आप चाहते हो कि आपको रिटर्न्स बेटर बनाने हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो टॉप 100 प्रोजेक्ट्स में से कुछ प्रोजेक्ट्स में, बिटकॉइन, इथेरियम छोड़ के।
तो कुछ एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा जिसमें अगर मैं आपकी जगह होता तो इन्वेस्ट करता, जो लोग मिड उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नंबर 1 सोलाना, नंबर 2 एवाएक्स, नंबर 3 सोनिक जो कि फैंटम का वर्ज़न है और नंबर 4 आई चोज़ उम, आई कैन से या नंबर 4 मैं चूज़ करूँगा साई, SEI साई। ये 4 ऐसे टोकन्स हैं जो मैं चूज़ करूँगा अगर मुझे एक मिड उस पे पोर्टफ़ोलियो बनाना है जिसको कोई आइडिया नहीं है बट मुझे थोड़ा मिड रिस्क लेना है तो मैं इस टाइप के टोकन चूज़ करूँगा। यहाँ पे रिटर्न्स बेटर बनेंगे बट रिस्क भी ज़्यादा है। करेक्ट। एंड अगर मुझे हाई रिस्क में जाना है, जैसे मैं हाई रिस्क खेलता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ मैं भी मेरी एज यंग है, मैं थोड़ा छोटा हूँ अभी एज में, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टार्टिंग में रिस्क हाई लेना चाहिए। तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ टोकन्स में जिसकी मार्केट कैप $100 मिलियन से कम की है। सो मेरे कुछ फेवरेट टोकन्स हैं जिसमें मैंने पैसा लगाया था और ये लोग वेरीफ़ाई कर सकते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा। आई बॉट टोकन कॉल्ड फाला एट पॉइंट 0 पॉइंट 10 पे मैंने बाय किया था और इट वेंट बाय 0.66 गुना हुआ था जस्ट 1 महीने के अंदर। आई मेड 3.5 करोड़ विथ जस्ट 1 टोकन। हुँ। So one of my favorite token is Fala. Another few tokens I like is there's a token called उम, मैं आपको मेरा पूरा पोर्टफोलियो बता सकता हूँ, पूरा अरे देख के प्लीज़, साथ-साथ प्लीज़, में। प्लीज़ गिव मी माय 100%। फ़ोन। सो आई कैन से फ्यू टोकन्स जो लोग हाई रिस्क पे खेल सकते हैं। बट नंबर 1 थिंग सी मैं ना एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ कि मुझे अगर रिटर्न्स बनेंगे तो मैं बेच भी दूँगा। सो इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे टाइम पे एग्ज़िट भी लें इस मार्केट से, तो आप बेटर पैसा बनाओगे। सम टोकन्स आई लाइक अ टोकन कॉल्ड कैरेट। कैरेट एक गेमिंग का टोकन है जो मुझे लगता है यहाँ से अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। टोकन आई होल्ड इज़ वाईफ़ाई। वाईफ़ाई मैप करके एक टोकन है जो उसके 180 मिलियन यूज़र्स हैं और मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। आई बॉट अ टोकन कॉल्ड पाम एआई। पाम एक एआई का प्रोजेक्ट है जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से कम 5x होना चाहिए, जहाँ पे मैं इन्वेस्टर हूँ पर्सनली। मैं ग्रिफ़िन करके एक टोकन मुझे लग रहा है जो कि एआई एजेंट का एक मार्केट प्लेस है, वो बेटर जा सकता है और इस टाइप के टोकन्स में मैं मेरा पैसा बेसिकली इन्वेस्ट करता हूँ। बट बिफोर यू इन्वेस्ट योर मनी मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि कैसे इस मार्केट में आपको गेम खेलना चाहिए। थैंक यू भाई। हुँ। सो इफ यू जेन्युइनली वांट टू इन्वेस्ट एंड मेक मनी विद दिस मार्केट आपको हर आपका टोकन अगर 2x हो रहा है तो आपको प्रिंसिपल एटलीस्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में चीज़ें ना बहुत ही फास्ट वर्क करती है। मान लो अगर मैंने आज कोई टोकन बाय किया, कल वो हो सकता है इर्रेलेवेंट हो जाए। तो आप अगर ये टोकन बाय कर रहे हो और आप मुझे आके बोलो कि 6 महीने बाद ये टोकन अच्छे चले, 7 महीने बाद अच्छे चलते हैं और 1 साल के बाद गिरना चालू हो जाता है, सारे टोकन गिरेंगे। ये जितने टोकन मैंने बताया सारे के सारे ज़ीरो हो जाएँगे कुछ टाइम के अंदर-अंदर। बट उससे पहले ये बढ़ेंगे ज़रूर। तो जब भी ये बढ़ते हैं, टेक प्रॉफिट्स आउट। मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ देखो मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे पैसे से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या उसकी टेक्नोलॉजी है वगैरह। देखो यार, एज़ अ इन्वेस्टर यू हैव टू बी ब्रूटल विद द मार्केट्स। मैं आज अगर ऐसा सोचूँगा कि यार मुझे इस मार्केट में लॉन्ग टर्म रहना है, बहुत बड़ा पैसा मैं 10 साल तक रहना चाहता हूँ, तो बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़ के कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो 10 साल तक बाय हो सके। करेक्ट। तो वो चीज़ बाय कर लो और होल्ड कर लो। अगर आप उसके बाहर की चीज़ बाय करते हो, टेक मैसिव प्रॉफिट्स। दैट्स हाउ आई बेसिकली सी द मार्केट्स। एक और चीज़, मार्केट में इस टाइम पे ना बहुत स्कैम्स हो रहे हैं। आपको पता है टोकन बनाना बहुत आसान है। मैं 5 मिनट के अंदर आपके सामने टोकन बना सकता हूँ अभी के अभी। इतना आसान है टोकन बनाना। तो इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को वेरीफाई करके ही इन्वेस्ट करें। व्हेन यू वेरीफाई आपको एक बेसिक आइडिया आएगा कि टोकन में हो क्या रहा है, फिर क्या चीज़ें हैं। अगर आपको इतना पता है, तो आप बाय कर सकते हो टोकन को। सो मार्केट में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। समझा। मैं आपको बताऊँ मेरे साथ अभी एक कुछ टाइम पहले एक घटना हुई। मैं नाम नहीं बोलूँगा बट एक चाय वाला जो बीच में बहुत फ़ेमस हुआ था, फिर उसका बहुत गंदा डाउनफॉल आया। उसने अभी एक बंदे का 20 लाख रुपए ठोक लिया क्रिप्टो में। ओह! यस। सो बड़े-बड़े लोग यहाँ पे ये चीज़ें करते हैं। सो बी विथ गुड पीपल। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऑलवेज़ चूज़ पेड थिंग ओवर फ्री थिंग्स। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सब लोगों को चीज़ें फ्री में चाहिए। इफ यू गॉट समथिंग फॉर फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। आपको पता है मेरे हुँ। कुछ इन्फ्लुएंसर दोस्त हैं, मैं उसके वर्ड बोलूँगा ना, आप शॉक हो जाओगे। हमारी बात हो रही थी, उसने मुझे ये बोला कि मुझे ऐसे बेवकूफ़ चाहिए जिसको फ्री में फोमो करके पैसा लगाना है, जो चाहता है कि जल्दी पैसा कमा ले। मैं उसको टोकन बताऊँगा,
वो पैसा लगाएगा सारे के सारे और मैं डंप करके निकल जाऊँगा मार्केट से। ये वर्ड मैंने मेरे सामने सुने हैं, मेरे कानों से सुने हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ये सो होता ही है। कितने सारे ऐसे इन्फ्लुएंसेस होते हैं। बीच में अभी ज़ी न्यूज़ का कुछ ऐसा आया था कि वो लोग पहले खुद इन्वेस्ट करके रखते हैं, फिर मार्केट में हवा बनाते हैं कि ये करो, ये परचेज़ करो, एक करेक्ट। लेवल पे प्राइस आ जाए, फिर खुद सेल कर देते हैं। सो एज़ अ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर मेरे पास पैसा कमाने के 2 ही तरीके हैं। नंबर 1 या तो मैं प्रमोशंस कर लूँगा या फिर मैं मेरे पेड कोर्सेज़ बेच दूँगा लोगों को सिखाने के लिए। मैं 2 तरीके से बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ लोगों को। जितने भी आपको क्रिप्टो में लोग दिख रहे हैं, वो 2 में से 1 चीज़ कर रहे हैं। करेक्ट, कुछ लोग दोनों चीज़ कर रहे हैं, वो गलत मुझे लगता है। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 यू गो विथ फ्री टोकन्स बट बी रेडी कि टोकन आप पे डंप होंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि इंडिया में कोई ऐसा लॉ ही नहीं है कि आपको पता चले कि ये पेड टोकन है कि नहीं है। अगर आप आज किसी को प्रमोशन करते हो तो आप जेन्युइनली बता दोगे लोगों को कि भाई मैंने माइक का प्रमोशन किया है, एक उसका प्रमोशन किया है। तो इंडिया में ये लॉ है। क्रिप्टो में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको बताना पड़े पेड प्रमोशन है। करेक्ट। यानी कि आप किसी अगर फ्री इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो, वो जो आपको टोकन बता रहा है ना, उस टोकन का उसको 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए मिला हुआ है। जैसे आप बाय करोगे, वो टोकन डंप हो जाएगा। आप उसको मैसेज करोगे, वो आपको ब्लॉक कर देगा और अगर ज़्यादा टोकन डंप हो गया, वीडियो डिलीट कर देगा। सही है। सो इस तरह से होता है। इसलिए मैं लोग सबको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन। किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करो। एटलीस्ट आप आइडिया लगाओ क्या चीज़ होती है और इसीलिए मैंने ना मुझे लोग कहते हैं भाई तू पेड़ क्यों बेचता है? मैं कहता हूँ फ्री में बेचूँगा ना, तो तुम्हारा मैं इनडायरेक्टली काट रहा हूँ। मैं ये नहीं करना चाहता। मैंने एक बार एक प्रमोशन किया था। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज आपके सामने राज़ खोल रहा हूँ कि मैंने भी प्रमोशन किया था एक बार। स्टार्टिंग में जब मेरे पास ऑडियंस नहीं थी, मैंने प्रमोशन किया उसके बाद वो लोगों को 90% गिर गया और मैंने अपने आप से वादा किया कि आज के बाद कभी पेड प्रमोशन नहीं करूँगा। आपको पता है मुझे लोग 50-50 लाख रुपए ऑफ़र करते हैं, सिर्फ़ एक टोकन को प्रमोट करने के लिए, 50 लाख रुपीज़। आई कैन शो लाइव स्क्रीनशॉट्स, राइट? बट मैं कभी नहीं करता। बिकॉज़ अगर मैंने किया तो सीधी बात है कि जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, वो उसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देंगे। क्योंकि लोगों को ऐसा होता है कि यार उनको टिप्स चाहिए, तो वो इन्वेस्ट कर देंगे और उसके बाद डंप हुआ ना तो ये सब लोगों के साथ चीट होगा। और सीधी बात है प्रमोशन उस चीज़ का देना पड़ता है जो नहीं बिक रहा मार्केट में। परफेक्ट है। आपको वो टोकन के प्रमोशन नहीं देने पड़ेंगे जो मार्केट में बिक रहा है। तो हर एक प्रमोशन में ये चीज़ होती है। तो मैं सब इन्फ्लुएंसर के मैं नाम नहीं लेता किसी के क्योंकि सारे मेरे दोस्त हैं। देखो सब लोग अपना धंधा कर रहे हैं, वो करेंगे, बचना तुम्हें है। दैट्स व्हाई। करेक्ट, करेक्ट। तो मुझे अभी ये इसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता दीजिए क्योंकि अभी आपने इतने सारे कॉइन्स का टोकन का नाम ले लिया, भले वो बिटकॉइन से हो या वो इथेरियम से हो या आपने वो साई के बारे में बताया, बहुत सारे ऐसे करेक्ट, टोकन का नाम ले लिया। ट्रू, लेकिन एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर अगर लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है या समझो 10,000 रुपया भी पड़ा हुआ है, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं आइडेंटिफ़ाई कैसे करूँ कि भई ये अच्छा है या ये अच्छा है? हम करेक्ट, इक्विटी में तो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, करेक्ट, मार्केट में। ट्रू। यहाँ पे भी ऐसे टूल्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या चीज़ है, किस तरह से है। तो अगर आप लार्ज कैप यानी कि बड़े टोकन्स में इन्वेस्ट करते हो, तो सबके ना चीज़ें ऑन चेन पे चलती है। ऑन चेन का मतलब है कि सब कुछ वेरिफाएबल है। जैसे मान लो अगर आज आप एक जाते हो डीफाई लामा पे, डीफाई लामा करके एक साइट है, उस पे जाके आप है ना किसी भी टोकन का नाम सर्च करना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्च करना वहाँ पे सोलाना, आप सर्च करना वहाँ पे एवेक्स, तो आपको दिखेगा कि उस चेन पे कितने ट्रांज़ैक्शंस पर डे हो रहे हैं, कितने लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये सोच के फिर आप अपने रैशनल्स बना सकते हो कि ये शायद इतना ऊपर जा सकता हाँ, है। मतलब एक एक बेंचमार्क हो गया सोलाना का ट्रांज़ैक्शंस देखो कितना हो रहा ट्रांज़ैक्शन है। देखो कितना हो रहा है। दूसरा वहीं पे आपको पता चलेगा उसका रेवेन्यू कितना हो रहा है। हुँ, जितने चेंज अगर ट्रांज़ैक्शन एक होती है तो बीच में उनको एक रेवेन्यू मिलता है जो मैंने रेवेन्यू आपको मिलता बताया है, बाइनरी हाँ, टाइप से बिटकॉइन में होता करेक्ट। है, यहाँ पे रेवेन्यू मिलता है उनको, चेन को। तो वो रेवेन्यू से आप पता कर सकते हो। तीसरा, उसकी पार्टनरशिप किसके साथ है? आपको पता है आज के टाइम पे सारे के सारे बड़े एक्सचेंजेस के साथ या फिर बड़े कंपनीज़ के साथ सबकी पार्टनरशिप है। ब्लैक रॉक वर्ल्ड के लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ आरडब्ल्यू का एक प्रोजेक्ट है, रियल वर्ल्ड एसेट का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ओंडो, उसने पार्टनरशिप करी हुई है। तो यहाँ से आपको एक लेजिटिमेसी का आइडिया आता है कि ये टोकन फेक नहीं है। क्योंकि करेक्ट, इतने बड़े अगर इन्वेस्टर के साथ बैठा है, तो ब्लैक रॉक अपना नाम खराब नहीं करेगा एक स्कैम करने के लिए, वो भी इतने डॉलर का, छोटे डॉलर का। तो यू विल फाइंड कि ये बेटर हो सकता है। तो आप पार्टनरशिप देख सकते हो, आप उसके रेवेन्यूज़ देख सकते हो, आप उसके प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज़ या फिर आप उसके ट्रांज़ैक्शंस देख सकते हो। अब ट्रांज़ैक्शंस और ये सब होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ लेयर 1 के या फिर लेयर 2 के ब्लॉकचेन्स पे। बाकी टोकन्स की किस तरह से चीज़ें देख सकते हैं? तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। आप ट्विटर पे जाके
ये देख सकते हो कि वो क्या बनाना चाहता है। आप उसके फंडामेंटल समझ सकते हो। देखो हर एक टोकन बनता है ना फंडामेंटल के साथ बनता है। करेक्ट। मीम टोकन्स के अलावा हर चीज़ फंडामेंटल के साथ ही बनती है। तो अगर कोई मीम टोकन के अलावा चीज़ें बन रही है, तो वो आपको एक स्टोरी बता रही है कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं। अब एक आप बैठ ले रहे हो कि अगर इसने ऐसा बनाया, तो ये इतनी वैल्यूएशन कैप्चर कर सकता है। और मैं इसको ना एक मस्त एग्ज़ाम्पल लेता हूँ वेब 2 कंपनीज़ के साथ। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी इच्छा हुई कि जीत मुझे एक टोकन बाय करना है, बट मुझे कैसे पता कि कितना ऊपर जाएगा? तो आप उसको कंपेयर करो वेब 2 कंपनी के साथ। जैसे आप सबको एनवीडिया पता होगा। एनवीडिया जीपीयूज़ बेचता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बेचता है, ग्राफिक कार्ड्स बेचता है। अब उसका अगर डिसेंट्रलाइज़्ड वर्ज़न निकाल दे, तो सोचो बहुत बड़ा काम है उसका, तो ऐसा क्या काम यहाँ पे भी हो सकता है। तो ऐसा उसने निकाला हुआ है ऑलरेडी एक टोकन जिसका नाम है रेंडर। एक और भी है आकाश नेटवर्क जिसका मार्केट प्लेस है जीपीयूज़ का, आकाश नेटवर्क का मार्केट प्लेस है। करेक्ट। तो अब आप देखो कि एनवीडिया की अगर मार्केट कैप इतनी चल रही है और अगर ये कुछ ऐसा ही बना रहा है, तो एनवीडिया से 1% तो मार्केट कैप अचीव कर ही सकता है, अगर ये ऐसा प्रॉमिस कर रहा है तो। तो अगर एनवीडिया चल रहा है लेट्स सपोज़ 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप पे, तो उसका हम्म। 1% होता है लगभग 10 बिलियन की मार्केट कैप या फिर हम्म। 100 बिलियन की हम्म। मार्केट कैप। कितना होता है 10%? हाँ, 100 बिलियन की मार्केट कैप। तो 100 बिलियन की मार्केट कैप पे जाएगा, तो मेरा पैसा शायद इतना गुना हो सकता है। तो यू कैन कंपेयर द टोकन विथ वेब 2 कंपनीज़ और वहाँ से आप एक वैल्यूएशन का आइडिया लगा सकते हो। ये कुछ चीज़ें जब मैं देखता हूँ। दूसरा, आप वहाँ पे भी जैसे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं, वैसे वहाँ पे भी होते हैं। तो आप ये भी देख सकते हो कि इन्वेस्टर ने कितने भाव पे बाय किया हुआ है। ये आप देख सकते हो क्रिप्टो रैंक से। क्रिप्टो रैंक करके एक साइट है जहाँ पे आप जाके टोकन को सर्च करोगे, तो आपको दिखेगा कि राउंड 1 जब हुआ था, जब उसका सीरीज़ 1 हुआ था, सीरीज़ 2 हुआ था, तो कौन से इन्फ्लुएंसर ने कौन से प्राइस पे चीज़ें बाय करी थी, तो उसका आप आइडिया लगा सकते हो, ताकि आपको आइडिया आएगा कि हम कितना महँगा बाय करें और कितना सस्ता बाय मतलब ये करें। क्रिस्टल क्लियर वहाँ पर दिख सकता है हमें। एब्सोल्युटली एग्ज़ैक्ट प्राइस पे और वो झूठ नहीं बोल सकते। झूठ वो चीज़ दिखाई जाती है जो आप वेरीफ़ाई नहीं कर सकते। इट्स अ वेरिफाएबल सोर्स। ये वेरिफाइड है। ब्लॉकचेन पे तो वेरिफाइड है, झूठ नहीं हो सकता। करेक्ट, करेक्ट। अमेजिंग। तो आपने ये 3-4 तरीका बता दिया जिससे हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि हमारे लिए कौन से टोकन सही है। अच्छा है, वो क्योंकि चीज़ आज सही है। कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जैसे आपने बताया कि लाइक लोग आके खाली ऐसे ही ज्ञान देते रहेंगे कि नहीं ये खरीद लो, ये बेच लो, ये खरीद लो, क्यों किसी को नहीं पता है। नेवर इन्वेस्ट विद बोरोड कन्विक्शन। ट्रू, ट्रू, ट्रू। आपको पता है बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने खुद के टोकन्स निकाले थे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने खुद के टोकन्स निकाले थे। सारे के सारे डंप हो गए अभी। सही है। क्या तो होता फिर है पता है? हुँ। देखो, इफ यू हैव अटेंशन देन पीपल ट्रस्ट यू। अगर आपको लोग अटेंशन दे रहे हैं मतलब आप पे लोग भरोसा कर रहे हैं। अब पैसा कमाने के लिए है ना आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा लोगों को। या तो आप लेजिटिमेट कुछ अच्छी चीज़ें बेच दो जिनका उनको फ़ायदा हो, आपको फ़ायदा हो, या फिर कुछ फेक चीज़ें निकाल के बेच दो। तो अब सेलिब्रिटीज़ को कैसे पता टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है? तो कोई भी रैंडम पर्सन उनके पास जाके बोले, उनको पिच करे अगर कि आपका हम टोकन निकालते हैं और वो टोकन लॉन्च करते हैं और वो डंप हो गया। सेलिब्रिटीज़ का क्या आ जाता है? उसको जाके बोलना है। करेक्ट। आपको पता है बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के टोकन आए। जेसन डेरुलो आपने सुना होगा उसका नाम, जो है उसका टोकन है खुद का, डंप हो गया पूरा, खत्म हो गया। सनी लियोनी ने अपने टोकन निकाले थे, एनएफटीज़ निकाले थे, डंप हो गए। सलमान खान आया था खुद एक एप्लीकेशन प्रमोट करने के लिए, जो सिर्फ़ एक प्रमोशन है। तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं, उसको पता भी नहीं होगा कि टोकन डंप हो रहा है। करेक्ट। उस अब देखो सिंपल है, आज मैं एक टोकन अगर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरा सिंपल लॉजिक है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे लोगों को बेचना है वो टोकन, करेक्ट। तो सेलिब्रिटीज़ को साइन कर लेते हैं। तो इसमें सेलिब्रिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है लोगों का ही, लोगों का जिनको कि समझ नहीं आता हाँ, कि कैसे सही है, मार्केट वर्क करती है। सही है, सही है। तो फिर एक टोकन है जिसने पिछले 1 साल में 20 टाइम्स अपना पैसा बढ़ा दिया है, तोशी। क्या राज़ है उसका? सोतोशी मैंने बताया था, मेरे यूट्यूब पे आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो और वहाँ से 20x हुआ 1 महीने के अंदर। सो मैं सोचता कैसे हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। मेरा कोई भी कॉइन को पिक करने के 2-3 तरीके होते हैं। नंबर 1, रिच हमेशा रिच बनता रहता है, पुअर हमेशा पुअर बनता रहता है। तो मैं ना रिच को फ़ॉलो करता हूँ। मुझे पता है कि अगर किसी ने पैसा बनाया है ना मतलब उसको पैसा बनाना आता है। तो मैं व्हेल्स के वॉलेट्स को ट्रैक करता हूँ। अ, क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप हर बड़े इन्वेस्टर को ट्रैक कर सकते हो। जैसे आज एक बिलियनर कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, आपको नहीं पता वो क्या बाय कर रहा है। अगर कोई बिलियनर चाहता है कि कोई स्टॉक वो बाय करे, आपको पता नहीं चलेगा अगर वो 1% से कम की सप्लाई बाय करेगा तो। क्रिप्टो में आप सबको ट्रैक कर सकते हो। तो मैंने कुछ ऐसे व्हेल्स को ट्रैक करके रखा है जो
पहले बहुत पैसा बना चुके हैं, मुझे पता है वो आगे भी बनाएँगे। तो मैंने देखा कि हर एक बड़ा व्हेल तोशी में अपनी पोज़ीशंस बना रहा है, बाय कर रहा है। तो मैंने देखा ये क्या होता है? तो वहाँ कुछ नैरेटिव सेट हो रहा था कि तोशी बेस चेन पे आने वाला है, बेस चेन का ऑलरेडी टोकन है और कॉइनबेस पे लिस्ट होने वाला था। करेक्ट। तो मुझे ऐसा पहले से लग रहा था कि होगा लिस्ट, ये मेरा एक प्रेडिक्शन था और वो सही हो गया। और लाइक आई मेड लॉट ऑफ मनी एंड मेरे एक सब्सक्राइबर ने कुछ 50 लाख रुपए बनाए सिर्फ एक टोकन से। ओह! उसने सिर्फ 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे मेरे कहने पे कि, और उसने 50 लाख पे बेचा है, 10x 20x पे बेचा डायरेक्टली। और इसका एक एग्जांपल नहीं है, एक्चुअली मैं आपको ना एक स्टोरी बताता हूँ। एक पर्सन थे, मेरे पास आए, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर थे। तो मेरे पास है कि जीत, मुझे तेरी जो बोलता है उसमें कॉन्फिडेंस दिख रहा है और मैं तेरे पे, तू बोल रहा है उस तरह से मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो बोलूंगा मैं सीधा तो आपको बताऊंगा ना इन्वेस्ट कैसे करना है, बट मैं बताऊंगा मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो बोलेंगे ठीक है बेटा तू बता ना, मैं लगा दूंगा, मुझसे एज में बड़े हैं। तो उन्होंने एक मीम टोकन बाय किया $100 का। बोलते हैं भाई मीम टोकन में मैं ज्यादा डालूंगा नहीं, वैसे वो अच्छा खासा पोर्टफोलियो उनका। और उनका एक दिन में $100 बना 35 लाख रुपए, $35,000। उनका वॉइस मैसेज मेरे पास है आज भी। उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भेजा कि सर मेरे पास, मुझे आइडिया नहीं था कितना पैसा बन सकता है, मीम टोकन में मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। अब मुझे समझ आया कि ऐसे-ऐसे हो रहा है मार्केट में। सो हुँ। क्रिप्टो कैन लिटरली मेक यू अ मिलियनेयर इफ यू जेन्युइनली नो कैसे आप मार्केट में कर रहे हो। मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, कॉलेजेस कैन मेक यू अ मिलियनेयर इफ यू आर अ मिलियनेयर। कॉलेज आपको करोड़पति तब बनेगी जब आप अरबपति हो, क्योंकि आपका पैसा जाएगा उसमें, आप कुछ कमाने नहीं वाले। इट्स अ वर्स्ट थिंग इन टुडेज़ जबकि वर्ल्ड। आज की तारीख में बहुत सारे लोग यही होते हैं, वही पुराने रेट रेस में लगे हुए हैं कि नहीं यार मम्मी-पापा ने बोला है पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, उसी चक्कर में बैठे हुए हैं और शायद लाइक और आँख कभी खुलती है जब ये डिग्री लेकर के कभी कंपनी में जाएँगे, तभी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। एब्सोल्युटली, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। कॉलेज इज़ द, आई कैन से, बिगेस्ट बिज़नेस ऑफ द वर्ल्ड। कॉलेज जितना बड़ा धंधा हो ही नहीं सकता। कॉलेज एक ऐसा धंधा है जो ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करता है लीगली। सही है, सही एब्सोल्युटली। है। सोचिए आज आपके पास करोड़ों रुपए की कैश पड़ी हुई है। अब आपको उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना है। आप क्या करोगे? आपके पास 1000 करोड़ है मान लो। तो लोग क्या करते हैं? परमिशन लेते हैं कॉलेज बनाने की। कॉलेज का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है रियल एस्टेट से, तो सारा का सारा आप कैश लगा सकते हो वहाँ पे। कैश लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अब क्योंकि एक बड़ा बंदा जिसके पास इतने सारे कनेक्शंस होते हैं, वो अपने एमएनसी वाले दोस्त को फ़ोन करता है, देख भाई, तू मुझे ना मेरे कुछ लोगों को वहाँ पे प्लेसमेंट दे। प्लेसमेंट जैसे उनका होगा, 2 महीने में उनको फायर कर देना। हमें तो बस नोटिस बोर्ड पे नाम चाहिए कि भाई हमारा कंपनी में ये एमएनसी आई थी। बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स में इवेंट्स होते हैं उनके, बड़ी-बड़ी चीज़ें होती है कि भाई इसका बड़ा कॉलेज आने वाला है, बहुत चीज़ें बनेगी। लोगों को सपने बेचते हैं, लोग आते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं अपने गहने-वहने बेच के, और एडमिशन जैसे ही होता है, उनका पैसा मिला, पूरी एजुकेशन खत्म होती है और फिर जाके उनको लगता है भाई प्लेसमेंट भी हो गई, 2 महीने में फायर हो जाते हैं। उस बंदे ने अपना सारा का सारा ब्लैक का पैसा व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया, और जो ब्लैक में हुँ। पैसा आ रहा है, व्हाइट में कन्वर्ट करते रहो। तो कॉलेज इज़ अ मशीन टू कन्वर्ट योर ब्लैक मनी इंटू व्हाइट मनी। और ऐसा एग्ज़ाम्पल मैं लोगों को बताता हूँ, लोगों को लगता है यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, जस्ट आस्क एनीवन। हाँ, कोई भी करेक्ट है, बड़े करेक्ट है। इन्फ्लुएंसर को पूछ लो नहीं, ये आप। लॉजिकल है ना, ये लॉजिकल एग्ज़ैक्टली, चीज़ें हैं। एब्सोल्युटली। मैंने लोगों को ऐसा देखा है जो लोग बात ऐसा करते हैं कि भाई काला धन पड़ा है, कहाँ बचाना है बताओ? तो कॉलेज बनाओ। कॉलेज बना हुआ तो आपका एक पीस ऑफ एडवाइस क्या होगा जो शायद आजकल यंग जनरेशन होगा जो 21, 22, 23 साल की एज में है, जो अभी शायद कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पीस ऑफ एडवाइस होगा कि उनको क्या करना चाहिए? अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, फर्स्ट थिंग यू डू इज़ मार्केट में उतरो और जॉब चालू करो। लोग कहते हैं जॉब खराब होती है, बिल्कुल नहीं होती जॉब खराब। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, आप हर एक बड़ा इन्वेस्टर देख लो, हर एक बड़ा कंपनी का फाउंडर देख लो, उसने जॉब करी हुई है। 2 साल जॉब करो, मार्केट को समझो, मार्केट में क्या होता है, पढ़ाई पे डिपेंडेंट मत रहो। मार्केट में आओ, धक्के खाओ, अपने ऊपर थोड़ा कीचड़ उछलने दो, करेक्ट। थोड़ा मार खाओ मार्केट में, और फिर जाके खुद का कुछ चालू करो। क्योंकि आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, अगर आपको फ्रीडम चाहिए, आपको धंधा करना पड़ेगा, बिज़नेस करना पड़ेगा। तब जाके, क्योंकि देखो जॉब में पता है क्या, सेफ्टी बहुत है। सेफ्टी इज़ बैड फॉर बिज़नेस, सेफ्टी इज़ बैड फॉर यू।
लोग कहते हैं मैं सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बताओ, मैंने कहा सेफ्टी इज बैड। अगर आप सेफ चीज के पीछे जा रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, सेफ्टी इज करेक्ट, बैड। करेक्ट, करेक्ट। तो क्योंकि अब देखो सेफ्टी जितनी चीज में है ना, वो सब चीजें हमेशा डाउन ही जाती है। हम डिजाइन ही नहीं हुए सेफ रहने के लिए। हम जंगल में पैदा हुए थे, हमने शिकार करे हुए हैं लोगों के, हमने शिकार करे हुए जानवरों के पहले के ज़माने में और खाए हैं उन जानवरों को, करेक्ट। ठीक है? मैं प्योर वेज हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ बट मैं बता रहा हूँ सिर्फ़ लोगों को। रात पे हमले होते थे हमारे ऊपर, हमारा माइंड ऐसे ट्रेन हुआ है कि वो कभी भी उठ सकता है, कभी भी काम कर सकता है, सेफ्टी के लिए हम बने ही नहीं हैं। आज के टाइम पे कल्चर ऐसा है कि हम बेसिक सेफ्टी हम लेते हैं, इट्स फाइन, बट सेफ से दूर रहो, सही है। सेफ्टी कुछ नहीं होती। और तो यही यही सारी चीज़ें हम अपने प्रोग्राम्स में भी बहुत बार बताते हैं कि आप अपने कॉलेज के स्टडीज़ के साथ-साथ सबसे बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो ना, वो जॉब करो। किसी बेस्ट, कंपनी का एक्सपीरियंस लो और बेस्ट, वो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए, दैट इज़ योर स्किल सेट। पहले वो एक एब्सोल्युटली, कहावत भी है ना, काबिल बनो। काबिल बनो, तो काबिलियत तभी झक मार के आपके पास आ जाएगी, आएगा, मतलब काबिल काबिल आपको तो आ बनना जाएगी। पड़ेगा, कोई ना कोई स्किल सेट आपको सीखनी पड़ेगी अपनी कॉलेज के साथ-साथ। और आज की तारीख में एज़ एन आपका भी यूट्यूब चैनल है, आप भी इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, तो मैं आपसे ये भी चीज़ जानना चाहूँगा कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन एक कॉलेज स्टूडेंट है जो आपको मैसेज करके, ईमेल करके बोलता है कि सर मुझे आपके यहाँ पर जॉब करनी है। तो मुझे ऑनेस्टली बताओ आप क्या देखते हो? मतलब क्या उसकी कोई कॉलेज, डिग्री, परसेंटेज देखते हो या वो क्या काम कर सकता है वो देखते हो? मेरे पास अभी नियरली 150 आसपास एम्प्लॉइज़ है मेरी कंपनी में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के, और 150 एम्प्लॉइज़ में से 80% स्टूडेंट्स हैं, जिसके पास डिग्री नहीं है, और उनमें से 50% की जॉब, 50% की कॉलेज में खुद छुड़वा चुका हूँ। जैसे वो कॉलेज चालू करते मैं भगा देता हूँ, कॉलेज मत करो मेरे सामने। मुझे पढ़ाई बिल्कुल नहीं पसंद, और इसका ना रीज़न ये भी है कि है ना, मैंने कॉलेज में बहुत टाइम बर्बाद किया। अच्छी चीज़ ये है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो मैं कॉलेज ज़्यादा गया नहीं हूँ, बट अगर वो 4 साल में बर्बाद नहीं करता ना, तो मैं बहुत चीज़ें पहले अचीव कर लेता। कॉलेज इज़ फॉर फन। आप वहाँ पे एन्जॉय करो, मज़े करो, पढ़ो बिल्कुल मत। मेरे घर पे हुँ। फ़ोन करते हैं टीचर कि आपका बेटा पढ़ता नहीं। मेरे पापा कहते हैं मेरे, मैं कहता हूँ फिर भी नहीं पढ़ता है, क्या करूँ मैं? अच्छी बात है, कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहिए। कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं बनी है। दूसरी बात, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी जॉब में भी आप जाते हो ना, सबसे पहले आपको एक चीज़ चाहिए, वो है आपकी लॉयल्टी। मैं लोगों को सिखाता हूँ, मैं स्किल सिखा सकता हूँ आपको। आप यहाँ पे आओगे ना, तो मैं आपको सिखा दूँगा कैसे मार्केट में करना है, बट फर्स्ट थिंग आप लॉयल होने चाहिए। हुँ। मेरे पास जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, 5-6 साल से आज तक मैंने किसी को फायर नहीं किया। आई नेवर फायर। मेरा रूल है, मैं कभी ये चीज़ नहीं करता। हायरिंग भी मैं खुद अभी नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं हायर करता था, तो मैं लोगों को ट्रेन करता था पहले, बट आई नेवर फायर। तो भाई मैं ना बहुत चूज़ करके लोगों को पहले हायर करता था, बट मैं फायर नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई तुम हार्ड वर्किंग होने चाहिए। सही है। ये आज के टाइम पे मैं चोचले चल रहे हैं मार्केट में, जो लोग कहते हैं ना कि भाई 6 घंटे ही जॉब होनी चाहिए, 8 घंटे ही जॉब होनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए। भाई मत आओ कंपनी में, ठीक है? नहीं कर सकते तुम लोग, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि यार आपको स्टार्टिंग के करियर में लगाना पड़ेगा टाइम। करेक्ट। आज के टाइम पे लोगों को कुछ होता नहीं है, रोने लग जाते हैं। मैंने देखा है, मुझे एमएनसी के एम्प्लॉइज़ मैसेज करते रहते हैं, जो नए-नए लगे हैं कि ब्रो वी आर लाइक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं हम हमारी ज़िंदगी से, हम इतने स्ट्रेस में काम करते हैं। अगर आपको पता चले मैं कितने स्ट्रेस में काम करता हूँ, रो दोगे आप, सही है, सही है है, ना? सही है। तो यू हैव टू वर्क 18 आवर्स अ डे इन स्टार्टिंग ऑफ योर करियर। मैं ये नहीं कह रहा पूरी ज़िंदगी काम करो। वर्क फॉर 5 इयर्स, आप 5 साल वर्क करो। अगर आपको किसी आम इंडिविजुअल को बीट करना है ना, आपको समय से ही बीट करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क मोर, तब जाके आपके पास चीज़ें आएगी, और तब जाके आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके एसेट्स बढ़ेंगे और चीज़ें होगी। अमेज़िंग, अमेज़िंग, अमेज़िंग। तो फ्लो तो एकदम बढ़िया, मज़ा आ गया, मतलब सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। ये बेसिकली कैसा है, ये स्किल डेवलपमेंट वगैरह सारी चीज़ें हम भी करवाते हैं। हुँ, हुँ। एज़ इन अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे ना, तो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे भी कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं। वी डू नॉट इंसिस्ट पीपल कि आप टीवाई तक कॉलेज की पढ़ाई करो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के साथ-साथ आप किसी कंपनी में काम करो, लेकिन काम करने के लिए पहले 3 महीना, सीख लो। 6 महीना मेरे पास आओ। राइट। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐसे अलग-अलग कोर्सेज़ सिखाऊँगा और फिर मैं ही आपको यहाँ से प्लेसमेंट्स करवा दूँगा, लवली, लवली। वैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं बहुत सारे क्रिएटर को भी पूछता हूँ कि आप कैसे अपॉइंट करते हो? मतलब अगर आपको कोई बंदा मैसेज करेगा कि थंबनेल बना के दूँगा मैं या रील्स कट अच्छा। करके दूँगा। तो यार हमारा तो ऐसा है कि हम पहले वही एग्ज़ाम्पल माँगते हैं, तुमने क्या पहले किया हुआ है, किस तरह से है। हाँ, एज़ ऑफ नाउ तो आई हैव एजेंसी जो मेरे लिए वर्क करती है, बट ऑनेस्टली मैं एम्प्लॉयी हायर करने से पहले आज तक मैंने डिग्री नहीं माँगी। मैंने पूछा ही नहीं किसी को, मुझे अभी भी नहीं पता कितने लोगों के पास डिग्री है या नहीं। मैं तो छुड़वाता हूँ इवन। और आपको एक चीज़ बताऊँ? सो ट्रू। एक आपको चीज़ बताऊँ? आईएम, आईआईटीज़ की डिग्री मार्केट में खुलेआम बिकती है। हाँ,
मेरे पास एक ऑफर आई थी बीच में, मुझे तो IIM की डिग्री दे देंगे इतने रुपए में, ये वर्ड मुझे आया है। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे मुझे नहीं चाहिए भाई। डिग्री मार्केट में बिक रही है और मुझे पता नहीं था। मैंने कहा ऐसा कैसे होता है यार, इतने इंस्टीट्यूट बड़े-बड़े हैं कि मैंने ना खुद IIT की बहुत प्रिपरेशन करी थी। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो मैं कभी हो नहीं पाया NIT IITs में, बट मार्केट में बिकती है और ये मुझे पता चला अभी कुछ टाइम पहले। जब मुझे मैसेज आया मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो बोलता है हो सकता है, तो मुझे याद है रणछोड़ दास वाला था ना कि ICA की डिग्री इस वॉल पे लगेगी। तो ऐसा यहाँ पे है यार। सो ट्रू, सो ट्रू। नहीं, ये इंडिया में पॉसिबल है। अभी बीच में कुछ यूट्यूब पे 1-2 जन का नाम भी ऐसे आया था कि कोई श्रीलंका की कोई यूनिवर्सिटी या कहीं दूसरी कोई यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टर का डिग्री ले लिया था एंड ऑल। ऐसे बहुत सारा करेक्ट। चलते रहता है। हुँ। बट नो वरीज। सो डिग्री के पीछे मत भागो, स्किल सेट के पीछे भागो, अपनी मेहनत करो और खुद को इतना काबिल बनाओ कि कंपनीज आपको ना बोली ना पाए। और आज की तारीख में देर आर सो मेनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी। आज घर पे बैठ के लोग इतना सारा, मतलब पहले ऐसा टाइम होता था कि मुझे नौकरी पे जाना पड़ता था, खाली वही ऑप्शन था कि भाई ऑफिस थी, ऑफिस पे जाओ, वहाँ पे जाके काम करो। लेकिन आज मैंने कितने सारे ऐसे लोगों को देखा है जो शायद घर पे बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इनफैक्ट मेरी खुद की कंपनी में लाइक लेट्स से मैं मेरा लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो थंबनेल डिज़ाइन करता है वो बंदे को आज तक मैं मिला ही नहीं हूँ, ना कभी फ़ोन पे बात हुआ है। करेक्ट। मैं खाली मेरे पॉडकास्ट का लिंक दे देता हूँ उसको, मेरे थॉट्स वगैरह ऑडियो मैसेज में दे देता हूँ और वो अच्छा थंबनेल बना के दे देता है। सही और करेक्ट। वो डिज़ाइन बनाने के लिए 2-2 3-3 हज़ार रुपये आराम से लोग चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ मेरा एक वीडियो एडिट करने का लोग कितना चार्ज होता है? अगर 10 मिनट का वीडियो है, स्पेंड अराउंड 35,000 रुपीज़ इन जस्ट 10 मिनट्स वीडियो। हर क्या बोलते हैं, मिनट का 3,000 से 3,500 रुपए लोग चार्ज करते हैं। हाँ, अब सोचिए एक वीडियो एडिट करने में वैसे आपको 2 दिन 3 दिन लगेंगे। अगर आप महीने के 10 वीडियो एडिट करते हो, हाउ मच मनी यू विल मेक? एब्सोल्युटली। और उसमें ज़रूरी भी नहीं है कि वो आपके ऑफिस पे आके आपके आंखों के सामने सामने बैठे हैं। घर पे करो आराम से। हाँ, कोई गाँव में, छोटे गाँव में कहीं पर बैठा है लेकिन उसके अंदर काबिलियत है, कर तो वो सकते अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से आराम से काम कर सकता है और हैं। लाखों लव रुपए महीने के कमा सकता है। सही बात है। अमेजिंग। अच्छा, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, क्रिप्टो की बात कर रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, लेकिन 2025 में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वैसा ही एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे फ्रेंड का है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे अहमदाबाद के पास में ही आपको एक पता है, धुलेरा करके सिटी है। हाँ, हाँ, हाँ। इंडिया का, ना सिर्फ इंडिया का, एशिया का सबसे पहला बना है। स्मार्ट सिटी स्मार्ट बन सिटी रहा है होने वहाँ वाला है, पर। सही बात है। मोदी जी का ड्रीम सिटी है। हमारा एक फ्रेंड है वहाँ पर, अक्षय, जो वहाँ के नंबर 1 डेवलपर माने जाते हैं। क्या बात वो आपको वहाँ इनवाइट करना चाहते हैं है। और अगर आप वहाँ पर आते हो तो वहाँ के भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में आपको समझाना चाहते हैं। आपने वैसे धुलेरा के बारे में सुना है कुछ? बहुत ज़्यादा, अच्छा। बहुत ज़्यादा। आई थिंक इंडिया का पहला ग्रीनफ़ील्ड यस, स्मार्ट सिटी ग्रीनफील्ड धुलेरा, क्योंकि सिटी है। ब्राउनफ़ील्ड बहुत ज़्यादा है लेकिन ग्रीनफ़ील्ड एक भी नहीं है। और उसके ना 2019 में जो था ना, बट उसके बाद क्या था कि ये कोविड के कारण थोड़ा। लेट हो गया। बट उसके बाद काफ़ी पिकअप है अभी मैंने नहीं, आज की देखा तारीख में तो वीडियो। बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने कितने सारे ऐसे लोगों को देखा है जो साल-साल, 2-2 साल में अपने पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट करके अच्छा खासा, ऐसा कोई ये नहीं सोच रहा है कि चलो जैसे क्रिप्टो में है कि हुँ, हमें ये नहीं सोचना है कि भाई वो कभी टॉप पे आएगा। हमें करेक्ट। देखना है कि हमने अभी बाय किया, 2 साल के बाद अच्छा प्राइस आ गया, निकाल लो। तो हुँ, ऐसे मैंने खुद ने वहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया हुआ है और 2 साल 3 साल के अंदर हम निकाल लेते हैं, लवली। 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स क्या करके। बात और बस आपको भी वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझाना है, इसीलिए है। एक एक हमारे तरफ से एक छोटा-सा एप्रिसिएशन रहेगा आपको, टोकन ऑफ श्योर। गिफ्ट रहेगा कि आप कभी भी अगली बार अहमदाबाद आइए है, जी, तो वहाँ पर आपका ट्रैवल एंड ऑल ज़रूर। सारी चीज़ें हो जाएगी। डन। तो एक अगर कुछ थैंकिंग नोट अगर आप अक्षय को देना चाहोगे तो, धुलेरा ब्रोकर। सबसे पहले थैंक यू सो मच अक्षय फॉर इनवाइटिंग मी। मैं 100% आऊँगा, अहमदाबाद में मैं आता-जाता रहता हूँ। एंड अगर आपको प्रॉपर्टीज़ के लिए कुछ भी चीज़ करनी हो तो आज के टाइम पे अहमदाबाद, एक मोदी जी जब भी कुछ काम करते हैं ना, तो गुजरात के बारे में अलग ही सोचते हैं। तो अगर गुजरात में कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कैसा होगा, किस तरह से होगा, इन्वेस्टमेंट विल बी लाइक आपके हमेशा रिटर्न्स मैसिव बनेंगे। तो या थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड श्योरली 100% आऊँगा। मिलेंगे 100%, है ना? चाइना आज की तारीख में टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ गया है। और क्या है इसका, कोई ये बिटकॉइन के साथ कनेक्शन है? चाइना का? मतलब है? बहुत नहीं, खतरनाक। चाइना का? चाइना का कह रहे हो कि डिप्सी का कह रहे हो? डीपसीक का? डिप्सी का अभी तो नहीं है। ओके, ओके। अभी तो फाइनेंस मार्केट से कनेक्शन है, बट डिप्सी का कोई खुद का टोकन नहीं है ऐसा कुछ करके। हाँ, अभी तो उसने कुछ एक लॉन्च किया है। बट चाइना का क्रिप्टो से बहुत खतरनाक कनेक्शन है। तो बता उसके बारे में सकते हो बताइए। क्या है? सो चाइना के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, सारे के सारे, वैसे चाइना में ना ऐसा बोला जाता है कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स लिटरली किसी भी मार्केट को हिला सकते हैं। तो इवन चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास आज के टाइम पे 1,90,000 बिटकॉइन है।
यूएस गवर्नमेंट के पास इतना है, बट यूएस से क्या है, एक ऐसा देश है जहाँ पे चीज़ें बाहर आती है। चाइना क्लोज़्ड इकोनॉमी है। आज भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ ना जब भी टोकन्स में, तो मैं देखता हूँ कि चाइनीज़ कम्युनिटीज़ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। कि मुझे पता है कि चाइना के पास पैसा भी है, क्लोज़्ड इकोनॉमी है, टोकन बढ़ भी गया तो मतलब फाड़ देते हैं ये लोग। मैंने कुछ टोकन्स मुझे पता था जो लास्ट टाइम चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने बहुत ऊपर भेजे थे। एक और चीज़ है, चाइना है ना बिटकॉइन में बहुत टाइम से है। पब्लिकली आके वो बोलते हैं हम बिटकॉइन को बैन कर रहे हैं, ये चीज़ है, बट चाइना ना छुपा रुस्तम है। आपको पता भी नहीं होगा इतने टाइम से वो ये बना रहा था अपना डीप सीक, अचानक उसने लॉन्च किया और पूरी बैंड बजा दी पूरे मार्केट की। देखो आज चैट जीपीटी जो सबसे टॉप पे चल रहा था, आज उसके भी प्राइस कितने डाउन आ गए जस्ट। 90% क्रैश, लाइक 90% उसके प्राइस से कम प्राइस पे बना दिया इन लोगों ने। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो चाइना में इनोवेशंस बहुत खतरनाक होते हैं। प्लस क्लोज्ड इकोनॉमी का एक बेनिफिट ये है और एक डिसएडवांटेज ये है कि क्लोज्ड इकोनॉमी आप कुछ भी काम करो ना, तो एक तो बाहर तुरंत आएगा नहीं, और अगर आएगा तो मतलब धमाका कर देगा। करेक्ट। और एक यहाँ पे ना कंसर्न भी है क्रिप्टो मार्केट को लेके, टू बी वेरी प्रिसाइज। जब भी इकोनॉमी इस टाइप की होती है ना, तो वहाँ का इन्वेस्टर खुल के काम नहीं कर सकता। जैसे आई नो पीपल, जैसे जैक मा, आज से कुछ टाइम पहले उसने चाइनीज़ गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा कुछ नेगेटिव बोल दिया था, ऐसा नेगेटिव ज़्यादा भी था भी नहीं। 2 साल तक दिखा नहीं था मार्केट में। तो ये प्रॉब्लम रहती है। अगर वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी बन रही है ना, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट सबके साथ रेगुलेटेड रहती है, सब चीज़ों के साथ। तो यूएसए और चाइना की लड़ाई बहुत ज़बरदस्त होगी, और अगर यूएसए और चाइना के बीच में अगर हमें पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मैं इवन खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्रिप्टो में कैसे हो सकता है। अगर ये किसी को जानना भी है कि मैं क्या एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मैं नीचे व्हाट्सएप पे अगर लिंक हम प्रोवाइड कर सके, तो मैं दे दूँगा। वहाँ पे लोग अगर जॉइन करना चाहे, तो मैं बताऊँगा कि कैसे मैं फाइंड कर रहा हूँ उसके बारे में। 100%। मैं अभी मेरे मन में क्यूरियोसिटी चली ही रही थी। आपने जैसे बताया मैं चाइना के लोगों को ट्रैक करता हूँ, उनकी कम्युनिटी को ट्रैक करता हूँ कि वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अभी जबकि वो इतनी क्लोज्ड है तो आप कैसे ट्रैक कर पाते हो? जैसे मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन का यही फ़ायदा है कि सेंट्रल को पता ही नहीं है कि चाइनीज़ इकोनॉमी है, चाइनीज़ इकोसिस्टम है, या फिर वहाँ से पैसा आ रहा है। पता भी होता है तो वो ट्रैक कैसे करेंगे? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक एड्रेस है जिस पे फेक पैसा गया हुआ है। हाउ कैन यू ट्रैक देम? तो वज़ीरिक्स के मैं स्कैम को इसके साथ कनेक्ट करना चाहूँगा। वज़ीरिक्स का स्कैम हुआ, उसका पैसा कहीं पे चला गया हो, तो एड्रेस सबको पता है कि किस एड्रेस पे पैसा गया है, लेकिन उसको आप ट्रैक ही नहीं कर सकते कि किस पर्सन ने वो किया है, क्योंकि वो तो एड्रेस है एक। और उसके बाद क्या हुआ, देखो कुछ ना प्राइवेट ब्लॉकचेन्स होती है। जैसे कि मैं अगर आपको बिटकॉइन में पैसा भेजूँगा, तो वो आप ट्रैक कर सकते हो एंड तक कि भाई कभी ना कभी बिटकॉइन से आईएनआर में पैसा आएगा तो पकड़ा जाएगा पर्सन। कुछ होते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन जिसको आप ट्रैक नहीं कर सकते। तो लोग क्या करते हैं, पहले पैसा लगाते हैं, अब लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं, तो वो फिर पैसा लगता है प्राइवेट ब्लॉकचेन में, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जब प्राइवेट टोकन बाय करते हैं, तो आपका चला गया पूरा का पूरा। आपको पता नहीं है उस टोकन का पैसा कहाँ जा रहा है, क्या चीज़ हो रही है, और फिर 10 अलग-अलग वॉलेट में पैसा चला जाता है। तो दैट्स हाउ दिस थिंग्स विल वर्क। एंड हम कैसे ट्रैक करते हैं? तो मेरे कुछ दोस्त और कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं ऐसे, जहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिटीज़ जब भी आती है, तो वो बात उनको इंग्लिश इतनी आती नहीं है और चाइनीज़ में ही बात करते हैं। तो अगेन कनेक्शन से आपको आइडिया आता है कि ये चाइनीज़ कम्युनिटीज़ है। आपको आइडिया आ जाता है ये कि अगर किसी पर्सन ने पहले एक प्रोजेक्ट बनाया था, अब उसने ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट को बहुत ऊपर पहुँचाया था, अब वही पर्सन दूसरा प्रोजेक्ट बना रहा है, तो मुझे पता है कि पहले अगर चाइनीज़ कम्युनिटीज़ में आई थी, तो फिर करेक्ट। से भी आएगी। तो ये बेसिकली होता है सारा का सारा कनेक्शंस के थ्रू, इन्फॉर्मेशंस के थ्रू, कि कहाँ से होता है। बट या दैट्स हाउ आई ट्रैक दिस। और कोरियन इकोनॉमी भी, एक कोरियन इकोसिस्टम भी ऐसा है जो बहुत ही मैसिव है, कि जो किसी भी टोकन के प्राइस को बढ़ा सकता है। तो मैं 2 देश पे या फिर 2 लोगों की कम्युनिटीज़ पे बहुत बुलिश रहता हूँ। एक तो कोरियन पे और एक चाइनीज़ इन्वेस्टर्स पे। अगर मुझे कोई टोकन में ये लोग दिखते हैं, तो मैं ज़रूर उसको ट्रैक तो करता ही हूँ। अमेजिंग अमेजिंग ग्रेट लर्निंग। आज के पॉडकास्ट से मुझे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। आई होप आप सभी लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी। अगर आप चाहते हो कि हम इसे और थोड़ा एडवांस लेवल पे डिस्कस करें और थोड़ा डिटेल में जाए बिटकॉइन को और समझने के लिए, क्रिप्टो की इकोसिस्टम को और समझने के लिए, तो मेरे भाई आपको कमेंट में पार्ट 2 लिखना पड़ेगा। तभी मैं सर को वापस से बुलाऊंगा और हम और डिटेल में बात करेंगे और आपको और क्लियर आइडिया मिलेगा कि क्या क्रिप्टो हमारे लिए सही है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सच में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। और अगर ये वीडियो को 1000 से ज़्यादा लाइक्स आती है, तो मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हम वापस से मिलेंगे और वापस से कोई टॉपिक पे बात रेडी करो आप पार्ट 2 फिर।